तो ये जैसे आयुर्वेद की परंपरा आपने आयुर्वेद के इतिहास में पढ़ी है, वैसे भी पंचकर्म की एक परंपरा है। पंचकर्म यानी क्या? तो वैद्य द्रव्य के उसका नाम अलग बोलते थे, पंचशोधन, इस तरीके से उसका वर्णन करते थे। तो पहले ये जो मैंने बताया परंपरा से जो आयुर्वेद आता था उसमें होता क्या था? तो पहले प्रभुते शोधन, पहले शोधन होता था, फिर शेष दोष शमन होता था, फिर किस कारण से इसको बीमारी हुई है उसका निदान परिवर्जन होता था, कारण बंद होता था। निदान परिवर्जन किससे करते थे? तो दिनचर्या और ऋतुचर्या बताते, और दिनचर्या ऋतुचर्या में वात की उत्पत्ति बंद, प्रकोप बंद होने के लिए कार्यक्रम हम करवाते थे। इस तरीके से हेतु यानी कारण बंद होता था, इससे व्याधि की उत्पत्ति बंद होती थी। फिर उसके बाद में जिस बीमारी जिस धातु में हुई, धातु की ताकत बढ़ाने के लिए रसायन चिकित्सा नाम की चिकित्सा की जाती है। और फिर ये धातु प्रतिकारक्षम बन गए तो भी वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप है, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप है, तो तब ऋतु के हिसाब से जो व्याधि बढ़ते थे उनको कम करने के लिए ऋतु शोधन या आखिरी चिकित्सा का प्रकार किया जाता था। तो ये बीच के काल में क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे जैसे अंकुरण होने लगा वैसे भी शोधन शमन इसमें थोड़ा सा बदलाव आने लगा, और उस बदलाव के कारण वैद्य या जो बीच के काल के जो वैद्य थे वो रस वैद्य या रसकल्प की प्रक्रिया शुरू हुई, नागार्जुन का कार्य होता। और उसमें क्या था? तो व्यवहारिक ऐसी तरह का इस्तेमाल हो गया पारागंधक के, इसलिए और जो आक्रमण था आक्रमणकारियों का जो नाड़ी देखने का, नाड़ी देख के उड़ी देना या दवाई देना, इतना ही काम था। उससे जो पहले जमाने में जो फटाफट रिजल्ट मिलने की जो ट्रीटमेंट हमारी आयुर्वेद की थी, जिसके ऊपर पूरा हमारा स्ट्रक्चर आयुर्वेद का खड़ा था, तो स्ट्रक्चर बिगड़ गया, और उसकी वजह से आयुर्वेद से बीमारी जल्दी अच्छी होती नहीं। आयुर्वेद के लिए दवाई महीनों तक लेनी पड़ती है, ऐसा एक समझ लोगों को आने लगा। जो रसकल्प थे वो प्रॉपर रसवैद्यों ने बनाए नहीं, इसलिए उसके व्यापक आपको देखने को मिलने लगे और फिर पेशेंट डिस्टर्ब होने लगा। और इस प्रक्रिया में बीच का काल जो था उसमें आयुर्वेद ये अलग अलग अतिक्रमणों से नाम शेष होने तक आया। और ये आते आते हमारा जो स्वतंत्रता का जो काल था उस काल में जैसा जैसा आयुर्वेद नाम शेष होता था वैसा वैसा आधुनिक शास्त्र बढ़ते जा रहा था। और उस वक्त वैद्य द्रव्य मुख्य अमरावती में तो एनेस्थेटिशियन का काम करते थे, भूल देना सम्मोहन तंत्र से आयुर्वेद की डिग्री ली थी, लेकिन आधुनिक शास्त्र का पूरा ज्ञान उनको था। तो बचपन से वो उनके दिमाग में था कि इतना बागवट में लिखा है ये तो सत्यवर्ती नाशुन, ये तकलीफ तुरंत कम करने वाली चिकित्सा है, फिर ये व्यवहार में क्यों नहीं आती? व्यवहार में लाने के लिए वो खुद एनेस्थेटिस्ट होने की वजह से सबसे पहले उन्होंने रक्तमोक्षण की चिकित्सा शुरू की। रक्तमोक्षण करने का डेयरिंग चालू कर दिया। जब तक कोई भी वैद्य रक्तमोक्षण करता नहीं था, जरूरत लगी तो एक आधा कोई जलों का लगा देते, तो वो भी लगाने को, क्योंकि जलों का लगाना भी डर के मारे कर देता। अभी तक वो सब माहौल था। तो उन्होंने वो जब उनको रक्तमोक्षण करने के बाद समझ में आ गया है अभी रक्तमोक्षण किया, अभी का भी पेशेंट बोल रहा है अच्छा लग रहा है। अभी हमने सेमिनार में देखा लाइव, हमने उसको निवेदन किया रक्तमोक्षण किया, अभी भी अच्छा लग रहा है, तुरंत अच्छा लगता है, इसका मतलब इसमें कुछ तो अलग है। फिर उन्होंने वाकआउट करना चालू कर दिया। उसमें उनको कॉमन के रिजल्ट मिलने लगे, बस्ती की चिकित्सा, बस्ती आधी चिकित्सा की और पूरी चिकित्सा की, पूर्ण चिकित्सा की समझ में आने लगी। और जब ऐसे रिजल्ट मिलेंगे तो उन्होंने अलग अलग आयुर्वेद कॉलेज में जाके बलजबरी बताने की कोशिश की कि भैया आयुर्वेद ऐसा है, आप जो पढ़ा रहे हो वैसा आयुर्वेद नहीं है, आप सिर्फ श्लोक पढ़ा रहे हो, पट्टी करवा रहे हो, आयुर्वेद नहीं है, सही आयुर्वेद ये है। इसलिए उन्होंने एक किताब लिखी, यही है आयुर्वेद। उस चिकित्सा की कोशिश की प्रक्रिया में एक
नासिक के आयुर्वेद कॉलेज में इसी तरीके से आधुनिकरण और प्रमोशन का शिविर लेके आए थे और शिविर के माध्यम से नाना जी ने उनको सब सुना, पढ़ा और खुद देखा। और जब देखते गए तो समझ में आ गया कि अरे इतना ईजी है, इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे। फिर नाना जी ने धुलिया से अमरावती मोटरसाइकिल पे आके हफ्ते में 2 दिन जैसा जमेगा वैसा छुट्टी हुई तो वैसा उनके पास आके पंचकर्म की प्रक्रिया सीखने लगे। ये उस जमाने में ये पंचकर्म जब नाना जी सीखते थे तब पूरा आयुर्वेद जगत महाराष्ट्र का क्या भारतवर्ष का गोपी जी को आधुनिक शास्त्र का डॉक्टर ही बताते थे और वो वैद्य मानते नहीं थे, क्योंकि इनका जो कार्य करना और लगाने का तरीका था वो थोड़ा आधुनिक नॉलेज था, इमरजेंसी हैंडल करने की भी उनमें ताकत थी एनेस्थेसिया होने के कारण। तो ये सब जब नाना जी ने सीखा तो नाना जी ने उसका इस्तेमाल करने का सोचा। अभी जो नाना जी ने जब आयुर्वेद की डिग्री ली तो उनके दिमाग में पहला ही था कि गांधी जी ने उस जमाने में बताया था कि खेड़े में जाके आप काम कीजिए। तो नाना जी ने खेड़े में जाके काम किया और खेड़े में जाके काम करना शुरू कर दिया। तो खेड़े आज भी खेड़े में क्या है, आप देहात में जाते हैं तो पेशेंट को अच्छा है, अगर पेशेंट डॉक्टर के पास आता है बोलता है डॉक्टर इधर भी एक सुई दो, इधर भी सुई दो। उस जमाने से आज तक माहौल थोड़ा बहुत बदला है लेकिन सारा बदला नहीं। दावाड़ी करके गांव में नाना जी की बीएससी सेंटर में नौकरी थी और उस जमाने में वो सरकारी डॉक्टर वैद्य थे, सरकार का ही ड्यूटी कर रहे थे। तो उस जमाने में पेनिसिलिन ये जो इंजेक्शन था वो बहुत फेमस था। कुछ भी हो, कोई भी इंजेक्शन हो तो पेनिसिलिन इंजेक्शन देते थे और तुरंत रिजल्ट मिल जाते थे। तो वैसा नाना जी ने पहले कोशिश की, पहले आप पेशेंट को बताओ कि वमन करके दे, विरेचन करके दे, नस्य करके दे, दवाई शमन चिकित्सा देके देखो। लेकिन पेशेंट क्या करता था, दवाई दी कि बाहर जाके फेंक देता था, दूसरे प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन टूसना कहता था। तो इन्होंने सोचा कि चलो जिसका भी हम काम करके देखेंगे। आधुनिक जैसे गोपी जी आधुनिक भी काम करते थे और खुद के हॉस्पिटल में अमरावती में आज भी 100 साल हो गए शायद उसको, उनका हॉस्पिटल वैसे के वैसा पड़ा है। अमरावती के जो लोग हो गए वो जाके देख सकते हैं। वैद्य वसुधा ऐसी पार्टी आज भी है। उसका उनका खुद का हॉस्पिटल था, मैडम गायनी की प्रैक्टिस करती थी और ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करके पेशेंट को एडमिट करके उस जमाने में पंचकर्म करवाते थे। तो उस एक पेशेंट को नाना जी ने पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया और उसको जोरदार एलर्जी आ गई, पूरे शरीर में खुजली आ गई, खुजली सूजन आ गई और वो सूजन के वक्त पेनिसिलिन का रिएक्शन, उस टाइम का रिएक्शन के लिए क्या करना चाहिए था, वो नया नया था, कुछ मालूम नहीं था और वो भी पुड़ाई आदमी के लिए करवा दिया। तो फिर इमरजेंसी में कुछ करना चाहिए। खेड़े में से गांव में जाके उसको एलर्जी के ट्रीटमेंट करना भी महामुश्किल। उन्होंने जी ना अदरक कूट के अदरक का रस निकाल के उसमें थोड़ी शक्कर डाल के अदरक का रस उसको उस पेशेंट को पिला जाए। या अदरक का रस पी जाने से कहीं उसको थोड़ा बहुत राहत मिल जाए। तो वहां भी क्या होता है, आदमी जब कोई इमरजेंसी आती है तो डर जाता है और डर के मारे फिर थोड़ी थोड़ी गलतियां होती रहती है। उन्होंने वो अदरक का रस जरा थोड़ा कटोरी भर पिला दिया और जैसे अदरक का रस अंदर गया उसको एक जोरदार उल्टी हुई। उसके पहले ही उसने कुछ खाया पिया होगा, अजीर्ण अपचन भी होगा और उसने दोषों को दबाने के लिए जो दोष इंजेक्शन ने क्या किया, दोषों को दबाने की कोशिश की। दोष ज्यादा थे, दवाई का मात्रा कम थी, उससे वो एलर्जी जोर से उभर गई। उस एलर्जी के जब अदरक का रस ज्यादा गया तो अब क्या हुआ, उल्टी हुई, वमन हुआ। उस वमन में जो खाया पिया था वो अदरक का रस सब उल्टी की जगह निकल गया। और जैसा ही वमन होता है, उल्टी होती है, वैसा जब तक नाना जी ने उनको व्यवस्था कुछ मिलती है कहीं लेके जाने के लिए, ऐसी व्यवस्था करने के लिए जाए थे, तब तक पेशेंट को बोला तो आराम करें। उल्टी होने के बाद उसको अच्छा लगेगा और आधे घंटे बाद देखते हैं तो जितना पिछली शरीर का है, जितनी एलर्जी आई थी वो पूरी की पूरी गायब थी। ये भी वमन में इमरजेंसी में सिर्फ अदरक स्वरस भटके में पीने से उत्कलेश आया था, वेग आया और निकल गए।
अभी हम ग्रंथों में इसको कैसे देखते हैं, तो वमन का आयोग होता है तब क्या होता है, शीत पित्त आता है। वैसे उस पेशेंट को आमाशय में दवाई ज्यादा थे, दवाई की शाखागत हमने उसकी चिकित्सा करने की कोशिश की, शाखागत दोषों ने उसको विरोध किया, विरोध करने से बह गया और फिर वमन हुआ वो अच्छा हुआ। फिर उनके दिमाग में है क्या है, इतना अच्छा वमन देते बराबर ही अच्छा होता है, तो लोगों को इंजेक्शन चाहिए नहीं चाहिए, मुझे ये करना नहीं, मुझे आयुर्वेद की चिकित्सा करनी। इस तरीके से उन्होंने आयुर्वेद का काम शुरू कर दिया। तो ये आयुर्वेद का इतिहास है और इसके वजह से उन्होंने फिर सोचा कि अपने को जितना मालूम है उससे ज्यादा थोड़ा सीखना चाहिए, प्रैक्टिकली हैंड्स ऑफ होना चाहिए, प्रैक्टिकली काम होना चाहिए। फिर वो और शंकर सिंह गिरा से उनके दोनों अमरावती आते थे, अवस्था देखते थे, गुरुजी उनको वाकपटने की अवस्थाएं सिखाते थे, प्रैक्टिकली आयुर्वेद पेशेंट के ऊपर बताते थे, उनके सामने उनसे ओपन करवा लेते थे, मेडिसिन करवा लेते थे, रक्तदान करवा लेते थे। और प्रैक्टिस अच्छी होने के बाद फिर भुलिया के नगर पालिका का आयुर्वेदिक दवाखाने में नाना उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे। उस जमाने में 25 पैसे में 7 दिन की दवाई मुफ्त दी जाती थी और 25 पैसे में पंचगव्य होता, इससे कम खर्चे में इतना अच्छा रिजल्ट जब मिलता है तो पेशेंट टू पेशेंट आपकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी बनती है। तो जिस दवाखाने में नाना जी ने नौकरी के लिए गए थे उस जमाने में सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक, दोपहर को 3 बजे से 6 बजे तक सिर्फ 3 या 5 पेशेंट आते थे। जैसे जैसे ये पंचकर्म की प्रक्रिया शुरू हुई वैसे एक दिन में 300, 300, 350 पेशेंट की ओपीडी बढ़ गई। और उसका फायदा क्या हुआ उस ओपीडी का, कि लोगों के ऊपर विश्वास आयुर्वेद के बारे में बढ़ते रहे और लोगों को ये समझ में आ गया कि आयुर्वेद इतना पुराना व्याधि नहीं है कि दवाई ले और 6 महीने राहत दे, 8 दिन में, 8 घंटे में, 8 मिनट में आप अच्छा हो सकते। ये जैसा समझ में आने लगा वैसा वैसा पेशेंट को बोलते रहे, अरे वो छोड़ ये बता रहे ना। उससे क्या होता है, जब ऐसा पेशेंट का विश्वास आपके ऊपर बढ़ता है तो पेशेंट टू पेशेंट ओपीडी तो बढ़ती है, लेकिन वैरायटी ऑफ व्याधि आपके हाथ से जाते हैं। इसको बोलते हैं कर्माभ्यास। कर्माभ्यास आप अच्छा आपका हो जाता है। जो व्याधि आपने कभी देखा नहीं वो भी पेशेंट आपके पास आ जाता है, उसको प्रधान वेदना देके चिकित्सा हम अच्छी तरह करवा सकते हैं। तो ये सब उसमें बदलाव आने लगा और उस बदलाव के कारण दुनिया में 40 बेड का नगर पालिका का एक हॉस्पिटल बना। उसके बाद उसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो धीरे धीरे इस आते एक अवस्था में जाएंगे, फिर प्रश्नोत्तर का काम करेंगे। तो ये करते करते जब करने लगे तो उसमें निदान क्योंकि हम लोग को 300 पेशेंट रोज देखने हैं, तो रोज हम पेशेंट के हिस्ट्री लेंगे, हेतु लेंगे, संप्राप्ति बनाएंगे, फिर पेशेंट को निदान करेंगे, ये करेंगे, निदान करेंगे, फिर निदान करेंगे, फिर चिकित्सा करेंगे। तब तक तो पेशेंट हमारा भाग जाता था। कॉलेज में हमने यही सीखा है, चाहे प्रभु प्रसाद व्यक्ति हो। इसलिए पंचकर्म का एकदम इजी निदान उन्होंने ढूंढ के लाया। पेशेंट ने प्रधान वेदना की, उस प्रधान वेदना को चिकित्सा निदान उनका हो जाता था। दोष शूल है, पित्त, गौरव है, स्थान कौन से स्थान में, कटी शूल है वात के स्थान में वात प्रकोप है, पूर्व शूल है कफ के स्थान में वात प्रकोप, शिरस शूल है कफ के स्थान में वात प्रकोप, नाभि के ऊपर शूल है पित्त के स्थान में वात का प्रकोप। यानी शूल यानी वात दूसरे के स्थान नहीं है, खुद के स्थान। तो स्थान और अवस्था, सामावस्था जेव्हा आपण जीवा देखते पेशंट की साम है कि हम पूछते सोरो देने बड़ा प्रोफेसर का गौरव पड़ता आलस्य के सब हम देखते हैं। तो देखने के बाद हम सोचते हैं यानी सामावस्था है तो ये उसको हम पाचन अपनी चिकित्सा देंगे। सामावस्था निरामावस्था, बाद में यदि सामवायु होगा तो हम क्या करेंगे, निरोध देंगे। निरामवायु है तो अनुवासन पहले देंगे। सामावस्था में हम अनुवासन देंगे। शाखागत अवस्था, कोष्ठगत अवस्था, जो शाखा में असर रक्त मांस में अस्थि बच जाता है वो स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे, दोषों को पतला करके पक्वाशय में आएंगे तो बस्ती देंगे, आमाशय में अपवन देंगे, पश्चिम से करेंगे तो तेज कोष्ठ में लाके उसको निकालना है।
स्नेहन स्वेदन पूर्वक शोधन, ये शाखागत अवस्था। कोष्ठगत अवस्था में दो प्रकार है, एक उत्कृष्ट अवस्था, दूसरी अनुत्कृष्ट अवस्था। फिर अभी जीव चल रहा है, अभी उल्टी जैसा हो रहा है, अभी उसको ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, तो उसको पानी पिलाएंगे, लवण जल पिलाएंगे, उल्टी डालेंगे, तुरंत उल्टी कम हो जाती है। अनुत्कृष्ट है, पेट भरा हुआ लगता है, पेट जड़ लगता है, उल्टी हो जाएगी तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आज उल्टी हो गई, बहुत बात लेकिन हो नहीं रही। फिर उसको उत्क्लेश करेंगे, कुछ उल्टी हो नहीं रही, उसको आप थोड़ा दही चावल, घी चावल, खीर पिलाएंगे, थोड़ा मदन फल पिलाएंगे और उसको उत्क्लेश निर्माण करेंगे और फिर वमन करवा देंगे। अनुत्कृष्ट को उत्कृष्ट करके बाहर निकालेंगे। इससे क्या होता है, तुरंत पेशेंट अच्छा होने लगा। अब उसकी एक एक अवस्था है मैं बताता हूँ। जैसे कॉमनली हमारे पास जनरल प्रैक्टिस हम करते हैं, पेशेंट कैसे आने चाहिए, तो प्राय हमारे पास सुख साध्य पेशेंट आने चाहिए, फिर कष्ट साध्य, फिर असाध्य। अभी होता क्या है, आयुर्वेद का जो कुछ वैद्यों ने वरदान करके रखी कि आयुर्वेद से गुण जल्दी आता नहीं। फिर पेशेंट क्या करता है, वैद्य क्या करता है, अपनी दवा में को पार्टी लिखता है कि हमारे यहाँ जीर्ण व्याधियों की चिकित्सा की जाएगी। यहाँ गलती हमारी क्या होती है, हम जीर्ण व्याधि जब बोलते हैं तो पेशेंट हमारे पास सामावस्था में आता नहीं, कोष्ठगत अवस्था में आता नहीं, और ये पेशेंट हमारे पास सामावस्था का कोष्ठगत अवस्था में हमारे पास आता है और हम उसको तुरंत चिकित्सा देते हैं, तो ये आते एक चिकित्सा हो जाती है। अब उसका उदाहरण देता हूँ, रात को कुछ भैया बटेटे वाली पानी पूरी कुछ खा गए या सवेरे पूरन पूरी खाइए तो भी लोग छूटता है, थोड़ी पूरन पूरी बची है, रात को और खा लेता है आदमी, उससे क्या होता है, अजीर्ण होता है, रात को सो जाता है, रात को फिर पेट दुखना चालू हो जाता है, सवेरे सवेरे शूल अनाहम रसेकार्तम, पेट में दर्द होता है, पेट फूल जाता है, मुंह में पानी आता है, उठ के बैठता है और तुरंत उसको जुलाब शुरू हो जाती है, पतले संडास चल रही है। ये क्या है, अतिसार की आमावस्था की चिकित्सा है। अभी सवेरे उठते बराबर जुलाब हुए और आपकी ओपीडी सवेरे जल्दी चालू होती है 7 बजे 8 बजे, अपने एलोपैथी के डॉक्टर ये जीपी कब खुलते हैं 10 बजे के बाद। तो सामावस्था वाला पेशेंट आपके पास आता है और बोलता है कि डॉक्टर बहुत पेट दुख रहा है, उसके पेट फूल रहा है, रुचि मचा रहा है। एलोपैथी वाले के पास वो क्या करेगा, दर्द का एक इंजेक्शन देगा, जुलाब बंद करने की गोली देगा, वेगों को रोकता है और रोकने के बाद क्या होता है, जो आपकी सारा आयुर्वेद से ज्यादा आधे घंटे में अच्छा हो सकता है वो 15 दिन तक चला जाता है, क्योंकि दोषों को दबाने से दोष तिर्यक हो जाते हैं। अभी आयुर्वेद क्या बोलता है, इसको शूला नाम रसेकार्तम, हमारे पास आता है ज्यादा करके मेरे ओपीडी में, तो मैं क्या बोलता हूँ 5 मिनट इधर कुर्सी पे बैठ, मैं गर्म पानी बनाता हूँ, नमक वाला पानी बनाता हूँ, जिससे मैं फाटा हुआ तो बनाता हूँ, ज्यादा जरूरत नहीं है, आलू टेस्ट लग रहा है थोड़ा सा मदन फल देता हूँ, उसको बोलता है 2 ग्लास पानी पी, आधा ग्लास लवण जल पी, गोड़ डाल, उंगली लगा, दूध भी नाली नदी करके उल्टी करवा दी, वहां का वहां उसको वेग आ जाते हैं, उल्टी हो जाती। उल्टी होते बराबर जो नीचे वाले जाने वाले अतिसारियां जुलाब है तुरंत रुक जाती विदिन ए सेकंड। जो एलोपैथी में भी इतने जल्दी अतिसार वाला पेशेंट, सामावस्था वाला पेशेंट अच्छा होता नहीं। अबे आपने पार्टी लगा दी है, पुरानी जीर्ण व्याधियों की चिकित्सा होगी तो आएगा क्या आपके पास, वो ये दबाएगा एंटीबायोटिक लेके, फिर उसकी प्रवाहिका होगा। अतिसार के बाद ग्रंथों में क्या दिया है, प्रवाहिका, प्रवाहिका भी अच्छी नहीं होगी तब आपके पास फिर उसके उपद्रव आगे क्या होगा, ग्रहण यानी कष्ट साध्य व्याधि जो होता है प्रवाहिका, तब आपके पास आएगा। तो आप अच्छा तुरंत अच्छा कर सकते क्या, नहीं रिजल्ट दे सकते। और उससे भी पेशेंट ने देखा कि और पुराना होने के फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर क्या होता है, ग्रहणी याक्ष व्याधि हो जाता है, फिर वो पेशेंट अच्छा होता है। ये उदाहरण दिया है कि आयुर्वेद में आपकी एक अवस्था कैसी है, जी में चल रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, पानी पे उल्टी डालो, उल्टी करवा, पेट साफ नहीं, मलावष्टंभ है, क्रूर कोष्ठ है, या कुछ कारण से खाने पीने में प्रवास में कुछ बदला हुआ है, पचन बिगड़ा हुआ और संडास में कहीं नहीं, आज भी गए कल भी गए, या कोई बीमारी थी, कोई दवाई ली और उसकी वजह से मलावष्टंभ हो गया, 2 दिन से संडास कर। अभी जब आपके पास संडास साफ नहीं हो जा रहा है,
उसको तीव्र उदर शूल है, बहुत तकलीफ है। फिर यहाँ अत्यधिक अवस्था हमारी क्या है, उसको क्या चाहिए, अपनी क्या भी दर्द होना कम होना चाहिए संडास। फिर हम उसको पूछते संडास कितने दिन से नहीं हुई, 3 दिन से नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ, स्टूल का आखिरी पार्ट का हार हो गया। फिर जो उदर के 3 गली है, प्रवाही, विसर्जन, संवरण, यहाँ वो अटका होगा तो आपका बस के अंदर जाएगा ही नहीं, फिर कैसे चलेगा। उसको पिया करके उंगली डाल के आपको पहले रास्ता खुलाना पड़ेगा, तो ही रिजल्ट मिलता है। वहां तक नहीं है, उससे थोड़े ऊपर है, वो दिशा से हम जा रहे हैं, मतलब संडास साफ नहीं है लेकिन उदर में कोई प्रॉब्लम, उसके ऊपर है, लेकिन स्टूल ज्यादा बड़ा हो गया है और स्पिंडल छोटा है। फिर इसको क्या करेंगे, हम तेल का पहले बस्ती देंगे, तेल से वो खड़े भिगेंगे और फिर बाद में 15 मिनट जाने देंगे, 15 मिनट बाद काढ़े का बस्ती देंगे। तेल से जो लुब्रिकेट मल है वो काढ़े से फटके में निकल आता है, तुरंत आधे घंटे के अंदर उसका शूल रिएक्शन कम हो जाता है, पेट साफ होता है। संडास साफ हो गई, पेट दर्द कम हो गया तो पेशेंट क्या होता है, प्रसन्न इंद्रिय मना, फ्रेश लगता है। और वो जो कॉन्फिडेंस है उसका, वो आगे जाके कोई भी बीमारी हो तो पहले आपको पूछने आएगा, डॉक्टर साहब मेरे को ये तकलीफ हो रही है, पहले आप बताइए क्या करना है, और आप बताते हैं तो दूसरे डॉक्टर के पास में जाने को तैयार है। इतना विश्वास रुग्ण का आपके ऊपर होना चाहिए, इसलिए आपकी अवस्था की प्रक्रिया ध्यान में दें। एपेंडिसाइटिस वाला पेशेंट आता है, एक्यूट एपेंडिसाइटिस वाला, शूल है, पाँव पेट में दर्द हो रहा है, टेम्परेचर भी आ गया है, जी में चल रहा है, उल्टी जैसा भी हो रहा है, ये क्या है, अभ्यंतर विद्रती, और इसको हमने बराबर उससे सोनोग्राफी चेक की और कितने मिनटों से, कितने दिनों से, कितने घंटों से तकलीफ है, घंटे से तकलीफ है तो हम तुरंत उसको यहाँ से रक्तमोक्षण करवा देते हैं। तो सद्यो राग रुजा क्षमा किधर आ गई, सद्यो राग रुजा क्षमा, यानी तुरंत वेदना, एपेंडिसाइटिस वेदना कम हो जाती है, वहाँ का उसकी सूजन, उसका एपेंडिक्स फूटने का चांस 0 हो जाता है, और एपेंडिक्स क्या है, एक्यूट अटैक कम हो जाता है। फिर हमको क्या करना है, उसकी बच्चे कुछ कंसर्वेटिव ट्रीटमेंट करनी है, बोला बिल्कुल 2 बड़ी 3 बार शंखवटी या पुदीनावटी खाने के पहले, पत्थरी काढ़ा खाने के बाद, जरूरत लगी तो एक आधा त्रिफला या कोई अनुलोमन होगा तो अनुलोमन दे दिया। तो ज्वर से लेकर शूल तक सब लक्षण शाम को 7 बजे तक उससे कम हो जाए। इसी तरीके से अत्यधिक कंडीशन में हम पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं। अभी अत्यधिक अवस्था वाले पेशेंट कैसे हमारे से अच्छे हो सकते हैं, तो जो व्याधि सुकोस आते हैं या कोष्ठगत है, आमाशय गत है, कच्चे मनाशय गत है या पक्वाशय गत है, ये पेशेंट तुरंत आपके पास आने चाहिए, और इनको आपको जो बस्ती है भवन इंग्लिश है इसका आप मदद करते हैं तो ये तुरंत इनकी जो आगे की अवस्था है, शास्त्र क्या बताता है, चय एवं जय दोष, चय अवस्था में हमने उसको निकाल दिया तो आगे की संप्राप्ति होने वाली नहीं है, और आगे की संप्राप्ति होगी नहीं तो पेशेंट को रिजल्ट तो मिलेगा, संप्राप्ति होगा यानी चय प्रकोप और तुरंत हमने बस्ती दे दिया तो प्रशमन, तुरंत शमन हो गया तो वही की वही वो व्याधि अच्छा हो जाता है। इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाते हैं तो फिर आपका 100% फायदा आपको मिलेगा। उसका उदाहरण वापस में जाता हूँ कि कैसे फायदे होते हैं एक्यूट अवस्था में पंचकर्म करने में, क्योंकि आप सब नए वैद्य हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए ये टिपिकल प्रोसीजर है आयुर्वेद में, कितने लाखों का फायदा होता है, आपको वो भी आना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने बताया था नगर पालिका का आपको उदाहरण दिया, 360 पेशेंट रोज के उनके पास आते थे, तो उस अवस्था में हर पेशेंट को ऐसा लगना चाहिए कि अभी मैं इनको पहले दिखा दूं, बाद में भी लगे तो घर पे पेशेंट को आईसीयू पे पेशेंट को लेके गए और फायदा नहीं हो रहा है, डॉक्टर क्या होता है घर पे लेके जाओ सेवा करो, या यहाँ से दूसरे बड़े घर बॉम्बे में लेके जाओ या दिल्ली में लेके जाओ, यहाँ कुछ होने वाला नहीं। ऐसी अवस्था में भी आयुर्वेद अच्छा काम कर सकता है। उसका एक उदाहरण आपको मैंने जो अभी बताया कि नगर पालिका का जो हॉस्पिटल है 40 बेड का, वो कैसे बना उसका एक इतिहास है। एक शेठ जी थे, उनको टीबी की तकलीफ थी और उसके लिए उन्होंने अलग अलग फिजिशियन को चेक करके एक्सरे निकाल के निदान हो गया था कि तो
कोई राजेशमा है, और राजेशमा के लिए वो डॉक्टरों ने उनको कुछ दवाई दी। उस जमाने में गोलियां खाने के बजाय डायरेक्ट इंजेक्शन देते थे, और इंजेक्शन से फायदा नहीं हुआ, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट आया तो फिर वो दवाई उसको उनको रेजिस्ट हो गया ऐसा समझ के पेशेंट को एक तो छोड़ देते थे या तकलीफ के लिए दूसरे हायर सेंटर की तरफ भेज देते थे। इस शेठ जी को भी राजेशमा के लिए वो डॉक्टर लोगों ने सबने चेक किया, बता दिया कि ऐसे ऐसे इसके लिए दवाई देनी पड़ेगी, ये जो दवाई हमने दी थी उसका फायदा नहीं हुआ, आपको और आगे जाके देखना है, उससे कुछ फायदा वाला ठीक नहीं हुआ तो फिर ये बीमारी उस जमाने में इतनी अच्छी होने वाली, इसकी प्रोग्नोसिस बैड। फिर मरता क्या नहीं करता, फिर उसने सोचा कि इतना सब 3 दिन डिसीजन आके गए, फिर हम एक बार आयुर्वेद को भी दिखाते थे, वहाँ आपको आपके ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जिसे नहीं कहता पेशेंट टू पेशेंट लोगों को मालूम आना चाहिए कि ये डॉक्टर ये जो इजीली रिजल्ट जल्दी रिजल्ट दे सकता है। तो उसके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक दवा खाने में है डॉक्टर नाना जोशी करके, आप उनको बुला के देखिए, शायद वो कुछ मदद कर सकते हैं, तो देखिए। अभी मैंने पहले ही बता दिया आपको 25 पैसे में 7 दिन की दवाई, 25 पैसे में पंचकर्म। अभी इतना सस्ता दवाई देने वाला वैद्य श्रीमंत शेठ जी को चलेगा क्या? नहीं। तो भी उसने ठीक है अभी बॉम्बे जाने की पहले मरीज को दिखा देते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो आपको बॉम्बे जाना ही है। नाना जी ने उनको सब पूछा, प्रधान इतिहास पूरा देने के बाद और राजेशमा का सब रिपोर्ट सब साथ में था, तो सब उनको पूछने के बाद उनकी समझ में आ गया कि इसको क्या क्या तकलीफ है। और उन्होंने पेशेंट ने नाना जी को बताया था, हमको तो अभी मुंबई जाना ही है, जब तक आपको कुछ आप कर सकते हैं तो कीजिए, हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। नाना जी ने उनको कहा कि ठीक है, मैंने तो आपको सब देखा है और आपको तो मुंबई जाना है, एक दवाई दे के देखता हूँ, दवाई आपको पचन हो गई तो आपको तकलीफ कम हो जाएगी। ये दवाई आपको क्या खाना है उसके ऊपर आपको देना है। तो पेशेंट बोला कि अभी तक तो ये सब डॉक्टर ये खाना नहीं हो, खाना नहीं हो, खाना नहीं। एलोपैथी के डॉक्टर पहले क्या बोलते, सबको सब खाओ, सिर्फ मेरा दिमाग मत खाओ। अभी ये टीबी हो गया तो बोलते केला नहीं खाना, दूध नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और ये तो डॉक्टर वैद्य जो परहेज बताता है ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो मुझे बता रहा है तो क्या खाना है। तो उसको जो इच्छा थी, उस इच्छा की वजह से वो बोला मुझे फ्रूट सैलेड खाना है, बहुत मन कर रहा है फ्रूट सैलेड खाने का। नाना जी बोले ठीक है, फ्रूट सैलेड इनको देना 1 या 2 ग्लास, और उसके ऊपर पहले एक पूरी देना, आधा घंटे में फायदा नहीं हुआ फिर दूसरी पूरी देना। शायद ये दवाई से एक आधी उल्टी हो सकती है, लेकिन कोई डरना नहीं, उल्टी हुई तो पेशेंट ने बोला ठीक है, इतना खाया तो 2 पूरी तो खाना है। 11:30-12 बजे दवा खाना छोड़ के उधर देखने गए। उस वक्त तक वो पेशेंट को बैठने में तकलीफ थी, बड़ी बड़ी मात्रा में कफ गिरता था, अच्छा खट्टा बलवान था, लेकिन ये सब शेठ जी होने के बाद पानी भी हाथ में, खाना भी हाथ में, गल्ला बाजू में, गादी के ऊपर बैठा हुआ है, इन्हें कोई श्रम करने की कोई संतर गुणोत्तर। तो ये यहाँ वापस मैं शास्त्र आपको बताता हूँ सही वैसे। नाना जी ने क्या सोचा, बलिनो बहुदोष से, रुग्ण बलवान है, दोष ज्यादा है, से शोधन। सवेरे क्या एक मॉलिश वाला आता है, अच्छी तरह मॉलिश करता है, बाबा जी को पाँव कमर से रगड़ के स्नान करवाता है, स्नेहन हो गया, स्वेदन हो गया। और फिर बाबा जी सवेरे मस्त लेके सूखा मेवा खा रहे हैं, फिर दूध में कुछ सूखा मेवा डाल के खा रहे हैं, दोपहर को भी अच्छा गरिष्ठ खाना खा रहे हैं, शाम को भी घर में कुछ ना कुछ मीठा बनता रहता है वो खा रहे हैं। खांसी कब आती है तो भी कब प्रकोप का आ गया उनका चालू है, निदान जो कारण थे वो सब आपको भूल गए। इसलिए बलिनो बहुदोष से शोधन करके देखेंगे, हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो जाना ही वाला है। इसलिए उन्होंने एक पूरी दी, फिर दूसरी पूरी दी, घर पे चले गए खाना खाने। और खाना कभी जमाने में ना मोबाइल था, ना लैंडलाइन था, ना कुछ ना। खाना खाने के बाद घर पे चले गए, फिर दोपहर का सब काम निपटा के दोपहर को 3:30-4 बजे आए। तो नाना जी दवा खाने में जाने के पहले उनका रिलेटिव आ के 2 खड़े थे, चलो जल्दी की जल्दी।
काका जी को बहुत तकलीफ हो रही और वो उठ नहीं रहे। तो फिर नाना जी ने लगा, उनको मालूम था हमने मदन भर की पूरी की है, तो ज्यादा तो व्यापक नहीं हुआ, इसलिए वो तुरंत उनके पास गए। जाने के बाद में उन्होंने तो देखा तो काका जी घोर रहे थे, जोर जोर से स्नोरिंग कर रहे थे। नाड़ी भी देख ली, सब देख लिया। फिर नाना जी ने बड़े होकर उनको उठाया। उठाने के बाद में उनको पूछा कि क्या तकलीफ है, नाड़ी भी देखी, बल भी अच्छा था, सब अच्छा था। तो उसने बोला कि अरे आपने वो फ्रूट सलाद, उसके अभी वो बोलेंगे पहले उसकी घरवाली जो थे बाहर फ्रूट सलाद पिलाने वाली जो भाई थी, आपने वो गलती से फ्रूट सलाद पका दिया, उसको दवाई दे दी। दवाई से बहुत 5-6 उल्टियाँ हो और बहुत इतना कम निकला काका जी का। और सब कप निकलने के बाद में सब चिपटा निकल गया, उल्टियाँ कैसे कैसे तो भी बंद हो गई खुद से खुद। और तब से बाबा भी सुबह 1:30 बजे से अभी 4 बज गए तो भी उठने को नाम नहीं ले रहे। फिर उसका बोलना बंद होने के बाद नाना जी ने उसको पूछा, बाबा जी क्या तकलीफ हुई काका जी आपको? तो उसका कहना था कि 3 महीने से मैं ये भुगत रहा हूँ, ना मुझे लेटने देता, लेटने की खांसी पड़ती थी, चलने में तकलीफ होती थी। तो उसके लिए जिंदगी में उल्टी होने के बाद में पहली बार गाड़ी में सोया और इतनी अच्छी नींद मुझे आई, इन्होंने आवाज दिया तो मुझे सुनाई नहीं दी। फिर क्या करें? उसको अच्छा लग रहा क्या? वो बोले बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा मुझे कभी तो जिंदगी में नहीं लगा। फिर अभी नाना जी बोलते कि अभी तुमको लाया खाली है सिर्फ आज, उसके अलावा दूसरा कुछ खाना नहीं। और बाकी दिनचर्या लिखी सवेरे से लेकर शाम तक क्या क्या करना है, नशे करना है, स्थानीय स्नेह करना है, और आहार में सिर्फ आज के दिन लाया खानी। अब नाना जी उनको बता दिया, घर वालों को बता दिया कि नानी अच्छी अच्छा सब अच्छा है। तो नानी और बाबा जी खुश तो सब घर वाले भी खुश हो गए। और फिर नाना जी घर पे आ गए, 2 घंटे में वापस आदमी आए। अभी उनको आदत थी बैठे बैठे ये खाओ वो खाओ वो खाओ। तो बोले क्या नानी क्या हुआ? नहीं, वो काका जी पूछ रहे बहुत कड़क भूख लग रही है तो थोड़ा फ्रूट का जूस पियो क्या? नाना जी ने उनको मना कर दिया, कुछ नहीं खाना, सिर्फ लाया खाना। आधे घंटे में वापस उसने आगे दी, क्योंकि उस जमाने में बहुत नहीं था। नाना जी काका जी को बहुत कड़क भूख लग रही है, अभी वो ज्यादा खाना खाने को मांग रहे। नानी बोले नहीं, 6 बजे मैं आऊंगा, तब तक वापस लाया ही खिलानी। लाया लाया चर्बी से और उल्टियाँ या शेष दोष जो हो गए उनका पाचन करने के लिए सिर्फ लाया खिलानी। 6 बजे जाने के बाद में उनको फिर समझाया कि तुमको अभी वापस कब बनना नहीं चाहिए। इसलिए उनकी पूरी दिनचर्या बदली, पलंग के ऊपर सोना नहीं है, रोज सुबह शाम घूमना है, ये करना है करना है, तो सब हो गया। पूरी रसायन चालू कर दी संशोधन का समझने के बाद में। और श्रीमंत आदमी है, भिंडी पिंपल उस जमाने में क्या 20-30 रुपये की इतनी बड़ी पिंपल मिल जाती है। इसलिए सुवर्ण वाली वसन की गोली को सवेरे से साथ 10 या 15 दिन थी, 15 दिन के लिए सब दवाई दी। 15 दिन महीने के बाद नाना जी कुछ गए नहीं, उन्होंने कुछ बुलाया नहीं। काका जी को उनका व्यवसाय करने लगे, का व्यवसाय था। तो उन्होंने 15 दिन के बाद नाना जी को बुलाया और कहा कि आपको मुझे कुछ देना है। नाना जी बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो बोले ठीक है। फिर वो घर पे बुलाया, नाना जी घर पे, उन्होंने एक चेक, पूरा चेक लिख के दिया, इस खाते में 21 लाख रुपए है, इसमें से जितने आपको चाहिए उतने आप लिख लो, आपको आपके खुद के लिए जितने चाहिए उतने लिख लो, मैं 1 टका भी नहीं बोलूंगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने समझाया कि उल्टी होने के बाद, ऐसा होने के बाद मैंने छाती का फोटो निकाला, सब इन्वेस्टिगेशन किया। तो जो डॉक्टर 3 डॉक्टर मुझे बोल रहे थे बम्बई लेके जा, अभी वो डॉक्टर बोलते थे वो टीवी नहीं था, क्योंकि है ही नहीं तुमको अभी छाती में, पुराने एक्सरे में दिख रहा है लेकिन नए एक्सरे में नहीं दिख रहा, इसलिए तुम्हारा टीवी अच्छा हुआ। ये हत्या का अवस्था थी। दोष कहाँ थे? आमाशय में थे। कैसे थे? उत्कृष्ट थे, उत्कृष्ट थे, कपो प्रधान थे, चले बले थे, छूटे थे। उनको सिर्फ मदन फल ने काम करवा दिया। मदन फल का गुणकर्म आपको मालूम है, तथा तीक्ष्ण उष्ण सूक्ष्म वायु विकाशील द्रव्यादि स्वर्ग उदय रूपे स्थूलान छोटसान गंभीर अनुसूच ऐसा करके सब मंडल साफ करवा दिया और राजयक्ष्मा पूरा अच्छा हो गया। फिर नाना जी ने उनको कहा मुझे इतने पैसे नहीं, मुझे तो खुद के लिए नहीं चाहिए, लेकिन जिस दवाखाने में बैठ रहा हूँ
उसका कौन गलती से सिर के ऊपर गिर जाता है, उसके भूखा हो जाता है, लेकिन सिर को कुछ नहीं होता। उस दवाखाने का कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि आप दवाखाने के लिए आपको जितने चाहिए उतने ले लो, लेकिन एक ही आदमी के साथ पैसे लेने से फिर उसकी सामाजिक काम होता नहीं। इसलिए गाँव में से बाकी लोगों ने 5.5 लाख उस जमाने में जमा किए थे और उससे वो 40 बेड का हॉस्पिटल बना। यानी एक कॉमन का 1 लाख रुपए वो काका की सीधे बाकी पैसे गाँव में इस्तेमाल किए। यानी 1 लाख रुपए एक कॉमन आपको दे सकता है, इसका ये जीवन का उदाहरण है। तो उस 1 लाख कॉमन के बाद में जो लड़के सीखना है, 12,000 लड़के अभी तक सीख के गए, वो 12,000 लड़के ने कितने कोटि रुपए कमाए होंगे। वैसी एक आत्मिक अवस्था जो हम हमेशा बताते, जो प्रेरणा देगी उसका आपकी प्रैक्टिस में आपको काम में आता है। क्योंकि ऐसी चीजें होती प्रैक्टिस में, तब हम सोचते हैं, डरते हैं, करना कि नहीं करना, और फिर कई बार हम अवस्था रहती लेकिन छोड़ देते अवस्था। कौन जाने देते पेशेंट की इच्छा में छोड़ दो। वैसे एक साधवी जी है मालेगांव में, सुधाजी करके, उनको सिर दर्द था और पेट की भी तकलीफ थी और बहुत सालों से थी। बहुत अलग अलग तरह के आयुर्वेदिक भी डॉक्टर से उन्होंने दवाई की थी, उसको फायदा नहीं होता। तो उस पेशेंट को भी वहाँ की जो डॉक्टर बराटे जो वीडियोलॉजी का काम करते हैं, सर्वोदय के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, आप बाकी बड़े सीनियर लोगों को पहचानते हैं। तो उन्होंने नाना जी को लेके गए और पूछा इनको ऐसा ऐसा है। बाकी लोगों ने तो सब सुवर्ण सुक्षेत्र से लेके सब चीजें देके रखी है, अभी आप कुछ अलग से कर सकते हैं। जब हिस्ट्री ली तो नाना जी ने उनको पूछा कि तकलीफ क्या है। शूल है, शूल कहाँ रहता है, शूल का कौन सा, वायु को स्थान क्या है, पक्वाशी है। तो पक्वाशी की चिकित्सा करेंगे तो इधर से करते हैं, और अभी तक किसने भी पक्वाशी की चिकित्सा की है। और साधु होने के कारण एक दिन एक टाइम खाना खाने का, एक दिन 2 टाइम खाना खाने का, कभी लगना, कभी उपवास खड़ा उपवास करना और प्रवचन देना, उदाहरण का प्रकोप करना, ऐसा सब कार्यक्रम उनका चलता। तो उनको समझाया ऐसा ऐसा है, आपको बस की चिकित्सा लेनी पड़ेगी, आपको 100% से फायदा होता है। अभी साथी जी थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, दवाई मुंह पे पेट की जगह कुछ दे सकते दो, नहीं तो मुझे बस्ती लेना नहीं, या तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं। मैंने जो उनको बोल दिया बिना बस्ती का आप इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, आपको कुछ होने वाला नहीं, आपको बस्ती लेंगे तो ही फायदा होगा, नहीं तो होगा नहीं। ये जो आयुर्वेद के प्रति विश्वास रहता है, वाग्भट होता है एकदम आगम सिद्धत्व, हमने आगम सिद्ध करके रखा है। प्रत्यक्ष फल दर्शन, मंत्रवत प्रयोग, जैसा बताया वैसा मंत्र, जैसा आप उसका प्रवचन करता है वैसा आप प्रयोग करोगे, आप इस्तेमाल करो। कोई भी आपको कुछ गलती ढूंढने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा बस्ती का, बोले नहीं। नारायण जी वहां से निकल आए, जिन्होंने उनको बुलाया था वो बोला बेचारा इतने देर दूर से आया है, खाना खिलाए, इसलिए वो घर पे लेके गए। नारायण जी वहाँ खाना खाया, थोड़ा आराम किया, फिर अपना अपना भूले आ जाना है, ऐसा उनका कार्यक्रम था। तो 4 बजे उस साधु जी को कुछ लगा और उन्होंने कहा तो जो वैद्यराज आएंगे उनको वापस ले गया। फिर वापस नाना जी उनको मिलने गए, तो वापस उन्होंने कहा कि आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे, सही में मेरा ऐसा हो सकता है क्या? नाना जी बोले सही में आपको अच्छा हो सकता है, सिर्फ आप आयुर्वेद के ऊपर विश्वास रखो और काम करो, जैसा हम बता रहे। अभी उस मालेगांव में जहाँ शादी जो उतरी थी, वहां स्त्री वैद्य कोई नहीं था। जो डॉक्टर भरत ने उनकी मिसेस को नाना जी ने तो नहीं समझाया कि कैथेटर कैसा रहता है, कुछ कैसा किया जाता है, सीरीज में गुरुना तेल कैसा बनते हैं, कैसा कुछ किया जाता है। वो समझाने के बाद उन्होंने उस आदमी को 200 ml का अनुवासन बस्ती दिया, और 200 ml का अनुवासन बस्ती देके नारायण जी घर पे आके ले आ गए। और उस आदमी जी को शाम के बाद ऊपर लोग मिल गए, उसके बाद उनकी मुलाकात हुई। दूसरे दिन सवेरे 7:30-8 बजे ही वो शोभन जी को वहां से हीरो पाया कि आपको तुरंत बुलाया। हीरो वहां वरण जी गए, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो साधु जी ने कहा कि वो कौन सा संन्यास की जगह आपने दवाई दी थी
उस दवाई से मेरी बहुत बड़ी मात्रा में प्रवाही निकल गई, आँख निकल गई, पेट साफ हो गया, पेट हल्का लगा। 2.5-3 घंटे में ही तेल बस्ती निकल गए। लेकिन वो निकलने के बाद में तब से मैं सोई थी, जिंदगी में रात भर आज पहली बार सुनी। और मैं राह देखी थी, जब मैं उठती हूँ सवेरे, सूर्यावर जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता है वैसे वैसे मेरा सर दर्द चालू हो जाता है। लेकिन आज मेरा सिर दर्द अभी 8:30-9 बजे के तभी आगे पीछे दर्द है। अब 9 बजे प्रवचन रहता था, सिर दर्द करते प्रवचन दिया नहीं सकता। तो ये बस्ती की कमाल है। फिर उन्होंने उस दिन प्रवचन दिया 9 बजे, सिर दर्द नहीं से, और वो करण जी भी खुश हो। तो प्रवचन में उन्होंने कहा कि आयुर्वेद सही आयुर्वेद कौन सा है, तो ये आयुर्वेद पंचकर्म। एक बस्ती से इतने सालों से मेरा सिर दर्द था, वो पूरा निकल गया और मैं अच्छी हुई। यहाँ इस गाँव में अच्छा आयुर्वेद का कार्य होना चाहिए। फिर वहाँ वो डॉक्टर बरन का एक पुराना चैरिटेबल हॉस्पिटल चालू था, वो कन्वर्ट करके वहाँ आयुर्वेद का हॉस्पिटल चालू हुआ। सविता कापड़ करके वो आगे लड़की थी, उन्होंने 2 साल दिए, बाद में एक वैद्य ने 7 साल की और अभी बहुत बड़ा सानी गुजर रुग्णालय का हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल वहाँ पर। ऐसे 2 उदाहरण आपको बताने का कारण, आते ही अवस्था ऐसी पढ़ के किताब में देख के ऐसी कुछ आती नहीं, तो आपको हैंडल करनी पड़ती है। और हैंडल करते हुए दिमाग में पक्का रखना है 100 में से या 10 में से 4 बार हम यशस्वी होंगे, 6 बार नहीं होंगे, लेकिन छोड़ना नहीं। जो भी हमारे से हो सकता है उतनी कोशिश हमको करनी है। आप नंबर ऑफ पेशेंट को आते का अवस्था में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे अवस्थाएं समझ में आ जाएंगी। धीरे धीरे आपको कहाँ हम काम कर सकते, काम नहीं कर सकते, कहाँ रुकना है, आपको जजमेंट आने लगेगा। एक बार जजमेंट आने लगा तो आपको 100% उसका रिजल्ट मिलता ही है। इसलिए चिकित्सा कैसी करनी है, तो क्वचित धर्म, क्वचित मंदिर, क्वचित आर्था, क्वचित यशा, कर्माभ्यास, क्वचित चिकित्सा नास्ति निष्फळ। चिकित्सा कभी निष्फळ होती है। क्वचित धर्माने धर्माचार्य जैसे साधना, इनको चिकित्सा की थी, आपका काम बढ़ाते हैं, अरे ये वैद्य है, इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। क्वचित मैत्री, आपके जो कोई मित्र परिवार है जो आपके साथ सीखे हुए हैं, उनको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्वचित आर्था, पैसे भी मिलने चाहिए, काम भी होना चाहिए। इसलिए रिजल्ट दे देते लोग पैसे देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करते। कर्माभ्यास है, कोई भी एखादा कहते उत्तर बस्ते आपने कभी किया नहीं, कर्माभ्यास करेंगे तो 100% उत्तर बस्ते आपको आने लगेगा। धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करनी है। भवन कभी देखा नहीं है, किया नहीं, भवन की प्रक्रिया करते जाएंगे तो भवन में आपका कर्माभ्यास बढ़ जाएगा, भवन कॉन्फिडेंटली आप कर सकते हैं। चिकित्सा नास्ति निष्फळ, इस तरीके से चिकित्सा की जाती है। हमारा अभी परसों वर्धा में कार्यक्रम है, उसमें नितिन, पंकज पवार, ये लोग, नाना जी का एक कंसेप्ट था ट्रिपल एंटीजन। उस ट्रिपल एंटीजन में काम कर रहे हैं। उसमें अभी एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन आपको सबको मालूम है, लेकिन ये एंटीजन ये शब्द क्यों लिया उन्होंने, तो लोगों को जल्दी दिमाग में बैठना चाहिए, इसलिए वो जल्दी लिया। अभी एंटीजन जब बढ़ते हैं तो उनके लिए खुद से शरीर एंटीबॉडी पैदा करता है। वैसे आयुर्वेद भी बताया, वात पित्त कब क्या है, ये आहार से विहार से। जब हम खाना खाते हैं तो वात का प्रकोप होता है, उस टाइम का आता है, फिर प्रसर होता है, फिर प्रसव भी हो जाता है, आपने खाना का प्रकोप हो जाता है। कब का प्रकोप हुआ, प्रसर हुआ, और रात का खाना आपने बंद कर दिया तो उसके बाद कब का प्रसव हो जाता है। लेकिन आपने चालू ही रखा सेवन, निदान सेवन, तो फिर प्रसर होता है, स्नान शोषण होता है। इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, बस्ती विरेकोवनम तथा तेलम। ज्यादा है बस्ती, कम है तेल, ज्यादा है विरेचन, कम है घी खिला, ज्यादा है कोमल, कम है शहद खिला। बस्ती विरेकोवनम तथा तेलम। यदि इतनी चिकित्सा है, वात के लिए तेल, वात स्थान के लिए बस्ती, पित्त के लिए घी, पित्त का स्थान के लिए विरेचन, कफ के लिए कोमल, और कफ शहद, कफ स्थान के लिए वमन, कफ स्थान के लिए वमन। इसका मतलब आमाशय में कफ होता है तो भी वमन, आमाशय में ये जो मातृ सारका मैंने उदाहरण दिया वो वात होता है तो भी वमन,
आमाशय में ऊर्ध्वगामी पित्त होता है तो भी वहन नहीं, क्योंकि वहन आमाशय की चिकित्सा है। विरेचन ये पश्चिमाशय की चिकित्सा है। पश्चिमाशय में कौन सा दोष है उसको इम्पोर्टेंट नहीं, आपको पश्चिमाशय की चिकित्सा करेंगे तो वहाँ का वात पित्त का सब विरेचन की जरूरत है। पक्वाशय में वात है वो भी बस्ती जो चिकित्सा है पक्वाशय की चिकित्सा है। दिमाग में काम करके आप रिजल्ट देंगे तो पेशेंट 100% आपको फायदा देता ही है, रिजल्ट परफेक्ट आपको। वैसे डायबिटीज, प्रमेह, ब्लड प्रेशर और हृदरोग, तीन व्याधि जो है ये आज के जमाने में बहुत बड़ी मात्रा में हमको प्रैक्टिस में देखते हैं। जितने भी आप फिजिशियन देखेंगे उसमें से 10 पेशेंट एक आधे फिजिशियन के पास जाते हैं। 10 में से कम 6 पेशेंट ये तीनों में से कुछ तो उसके रहते हैं। और ये उसकी बटर है नहीं, ब्रेड और बटर है। डायबिटीज वाला बेचारा दर 3 महीने में जाता है, शुगर भी चेक करता है, डॉक्टर उसको चेक करता है, पता है बराबर है शुगर नॉर्मल है, ये गोली की वजह से नॉर्मल है, ये गोली आप 3 महीने का, 3 महीने में वापस बुलाता है, एवरेज शुगर बढ़ गई होगी तो गोली बढ़ाता है, कम हो गई होगी तो एक गोली कम करता है। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चालू रहती है। या डायबिटीज क्योर करने की ट्रीटमेंट करता है क्या? नहीं। ब्लड प्रेशर क्योर करने की ट्रीटमेंट करता है क्या? तो नहीं। हृदरोग अच्छा करने की ट्रीटमेंट है क्या? तो नहीं। उसको कंट्रोल करने की ट्रीटमेंट है, उसको नियंत्रण में रखने की ट्रीटमेंट है, वो भी नियंत्रण हमेशा के लिए रहता नहीं, ये ध्यान रखना। उसको डायबिटीज की दवाई चालू है 10 साल से, कभी भी वो बढ़ सकता है, कभी भी कम हो सकता है, या उस दवाई का दुष्परिणाम न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी सब आपको दे देते। तो ये क्योर करने का काम आयुर्वेद में, उसमें अपने का अपना विषय जो है आत्मिक अवस्था है। इसके पहले अपन उल्टी दिशा जाएंगे। हृदरोग वाला पेशेंट, एक्यूट कंडीशन वाला पेशेंट हमारे पास आएगा क्या? तो बहुत कम मात्रा में आता है। क्यों आता है उसका कारण मैंने बता दिया। आप पार्टी लिखते हमारे यहाँ जीर्ण व्याधियों की चिकित्सा में, आत्मिक व्याधि वाला तुम्हारे पास आता है। यदि गलती से हमारे आजू बाजू में ही, रिलेशन में ही हृदरोग होता है, तब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ जो पेशेंट आते थे, या हमारे जो जैसे पेशेंट ओपीडी बढ़ती है, वैसे पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर रहता है, तब वो हमारे पास बहुत बार हृदरोग वाला पेशेंट आता है। तो उसमें हृदरोग, इसका निदान आपको समझ लेना। हृदय यहाँ कौन कौन रहता है आपको हृदरोग वाले पेशेंट को मालूम होना चाहिए। व्यान वायु क्या रहता है, रस धातु उसके बाजू में रहता है, साधक पित्त बाहर रहता है, प्राण वायु का भी संचरित स्थान हृदय है, रस धातु का भी उद्भव स्थान हृदय है, व्यान वायु का भी उद्भव स्थान हृदय, अवलंबक का बाहर रहता है, उदान वायु उसके नजदीकी रहता है। हृदरोग दिमाग में रखते वक्त इतनी सारी चीजें वापर सूत्रस्थान 11-12 तीसरी पाठ आपको, आपका हृदरोग कैसा है तो इसमें से कौन बिगड़ा हुआ है आपको ढूंढना है। हमारे दिमाग में क्या रहता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है क्या, हृदरोग या नहीं, और कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है क्या, हृदरोग या नहीं, ये दिमाग में आया। क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से आपको करते क्या, आपको व्यान पुष्टि है क्या, संविधान दृष्टि है क्या, प्राण दृष्टि है क्या, समान दृष्टि है क्या, ये आपको उस पेशेंट में देखने की प्रैक्टिस करनी है। अभी कैसे करेंगे? पहले तो क्या होता है, हृदरोग वाला पेशेंट श्वास अंदर लेने में दिक्कत आती है, तमक श्वास वाला क्या बोलेगा, श्वास बाहर छोड़ने की दिक्कत आती है, छाती जकड़ रही है, शूल है, स्तंभ है, ये 2 लक्षण। बाकी 2 लक्षण पसीना आता है, मेरा कुछ बाद में देखेंगे। ये 2 लक्षण पे आप अच्छी तरह देखते हैं तो उसमें दोष कौन सा दिमाग में आ गया? व्यान का काम क्या है? व्यानो वृद्धि स्थिता उत्तम देहचारी महाजव, महाजव प्राण से भी गतिमान, प्राय सर्वा क्रिया शरीर की सब क्रिया व्यान करता है। इसलिए इस व्यान को किसने बिगाड़ा है? तो अपन हृदरोग जाने के बाद लौटे बैठेंगे। अब भी उसके पास क्या है? शूल है। शूल का है उरस्थान में, उरस्थान किसका है? कफ का स्थान है, लेकिन कफ के स्थान में वात प्रकोप है। वात का उद्भव स्थान पेशेंट को पूछेंगे, पक्वाश है,
यदि उसका पक्वाशय साफ है और उसको पेट हल्का है और पूरा शुरू हो रहा है, पसीना आ रहा है, फील कर रहा है, तुरंत गर्म पानी में तेल की बोतल पकड़नी है, गुनगुनी करनी है, गर्म पानी, गरम गुनगुना तेल उसको पिला देना है। पापड़ आप निकालेंगे तो पहला स्नेह देने को बोला, सेंदर ग्रुप बताया। तेल से क्या होगा, वात का प्राणवायु का वायुमंडल का शमन होगा। ये जो एक्यूट हार्ट अटैक जब आता है तब क्या कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया जो 2010-12-15 पेशेंट केसेस हमने देखे, हमने उस टाइम क्या किया था, बहुत सारे पेशेंट रुद्रों के मैंने देखे नजदीक से, बहुत सारे पेशेंट उसमें से हम अच्छे कर नहीं सके, बहुत सारे पेशेंट को हमने वहां तक हॉस्पिटल तक आईसीयू तक लेके जाने में हम यशस्वी हुए। क्यों हुए, ये कंसेप्ट से हुए। उसको पहले हमने गरम तेल, गुनगुना तेल पिला दिया, तेल से वात का शमन हो गया, छाती में चढ़न कम हो गई, हृदय का पुरवठा चालू हो गया। उसके बाद में उसको नाक को अंदर से घी तेल लगाना है, पसीना आया हुआ तो स्पंजिंग कर लेना है अच्छी तरह। और उसके साथ साथ तुरंत उस पेशेंट को पेट चेक करना है, यदि निराम अवस्था है तो उसी बचे कुछ तेल का एक छोटा सा सिरिंज आके बस्ती दे देना। बस्ती से क्या होगा, आपान का शमन हो जाता है। ऊपर से आपने तेल दे दिया है, प्राण उदान और व्यायाम के ऊपर सप्लाई मिलता है, जब तक आपान सपोर्ट मिल गया तो चेस्ट पेन और 25% ऊपर से कम होता है, 25-30% नीचे से कम होता है। उसके बाद में उसको आहार औषधि में दशफलारिष्ट होगा, अर्जुनारिष्ट होगा, पुनर्वास होगा। इसकी अभी आत्तिक अवस्था है तो मात्रा जरा ज्यादा चाहिए। हम 2-2 चम्मच देते बैठेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम उसको 20-20 ml, 10-10 ml जैसा पेशेंट की अवस्था में, यानी पाव कप, आधा कप आश्वारिष्ट जो भी आपके पास होगा उसको तुरंत पिला देंगे। बैग पकड़ के रख देंगे, उसका तैयारी करके रखेंगे। इमरजेंसी दवाई में आपके पास बहुत चिंता नहीं है, उसको भी 2-4 गोलियां डायरेक्ट बारीक करके या जबान पे चूसने के लिए दे दिया, निकल गया, चबा के खाने को ऊपर से इतना हम करते हैं। इसको लगते हैं 3 मिनट से 5 से 10 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर पेशेंट जो एक्यूट कंडीशन में रहता है तो थोड़ा ठिकाने पे आ सकता है। जब तक हमारी उसको हॉस्पिटल में लेने की तैयारी उसके बाकी रिलेटिव से हो जाती है, फिर गाड़ी में गाड़ी हम वहां लेके जाते हैं, फिर मेडिकल मैनेजमेंट चालू हो जाती है। तो ये रुद्रोग की आत्तिक अवस्था हमने रोक के दिखाई, वहां तक लेके गए और फिर वो जो ईसीजी निकालता है डॉक्टर तो बोलते अरे इसको तो मैसिव अटैक था, इधर तक कैसे आ गया। तो फिर रिलेटिव को ऐसा लगता है कि अरे इन्होंने जो तेल अब दवाई दी थी दशफलारिष्टन, जर, मोरा, मिष्टी, चिंतामणि, इससे बस्ती से तेल पिलाने से ये बच गया है, ये उनके दिमाग में बैठता है। और जब वो नहाते हुए वो डॉक्टर को बताते हैं कि तेल क्या था इसलिए आज यहाँ तक आया है, तो डॉक्टर बेचारा सोचता है होगा, मुझे मालूम नहीं, तेल कभी हार्ट अटैक में देते हैं क्या, ऐसा सब उनके कंसेप्ट। हमारा इंजीनियर, हमारा कॉन्ट्रैक्टर, हमारे लिए हमको मालूम है बात की ये तेल है, ये त्रिकाला बाधित सत्य है। कोई कितना भी संशोधन करो, बात के लिए तेल ही देना है, दिमाग में पक्का रख के आप चिकित्सा करेंगे तो फायदा होता है। उसके बाद में आता है ब्लड प्रेशर। प्रेशर यानी क्या, वात कहाँ रहता है, वापिस पक्वाशय। अभी ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट है तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या करता है, एक ही टाइम में चेक करता है, वो दिखता है उसको 220/120, तुरंत उसको गोली दे देता है। मॉनिटर करना चाहिए, रोज आ रहा है क्या, कंटिन्यूस आ रहा है क्या, कुछ नहीं, गोली दे दी, अभी बीपी है, कोलेस्ट्रॉल की गोली और एक खून पतला करने की गोली और बाकी इन्वेस्टिगेशन करते बैठो, उसमें कुछ आता नहीं तो फिर वो आगे भागते हैं कि शुगर नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल है, लेकिन इसका बीपी बढ़ा है। फिर उसका कारण फिर डॉक्टर करने जाएंगे तो भी बीपी बढ़ा है, फिर टूडी को करेंगे, उसको वो भी नॉर्मल आता है, फिर वो बोलता है इसको भी नहीं मिल रहा है, फिर अभी एंजियोग्राफी करके दी, वो भी नॉर्मल आ रहा है, फिर वो बोलता है साइकोलॉजिकल है, यानी सबसे आखिर में साइकेट्रिक के पास भेजने का काम करता है। ये क्यों होता है, तो ये प्रेशर वात का है, पक्वाशय बिगड़ा हुआ है, खाने पीने में गड़बड़ी कर देंगे,
पचन संस्था उसकी बिगड़ी हुई है, तो वो प्रेशर वहां आने वाला है। ब्लड प्रेशर की चिकित्सा 2 लाइन में, प्रेशर यानी वात के लिए क्या बस्ती, वात के लिए क्या तेल, ब्लड यानी क्या रक्त, रक्त की चिकित्सा क्या है रक्त मोक्षण और विरेचन। पहले बस्ती दो, तुरंत रक्त मोक्षण करवाओ और लगेच बस्ती का कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद एक उर्दू विरेचन स्निग्ध विरेचन कुछ भी दे दो और उसको बीपी मॉनिटर करने को बोलो। डेट डालनी है, टाइम डालना है और बीपी लिखना है। सवेरे का बीपी, दोपहर का, शाम का, रात का, धीरे 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 बीपी कम होते जाता है, वापस बढ़ जाता है। यानी वहाँ हमने बीपी की बस्ती दिया, विरेचन किया, रक्त मोक्षण किया, बीपी कम होता है लेकिन वापस बढ़ रहा है, फिर इसके आगे जाने इतना हमने करने के बावजूद ये बढ़ रहा है। फिर इसको बिगाड़ता कौन है? रक्त को दुष्ट करने वाला कौन है? पित्त। हमने पित्त का उद्घोषण बच्चे माने से पित्त करवा दिया, विरेचन दे दिया तो भी फायदा नहीं हो रहा। फिर वहाँ रक्त के नजदीक रहने वाला साधक पित्त की दृष्टि क्या शरीर पूरे काम स्ट्रेस इंड्यूस बीपी होगा तो साधक पित्त की दृष्टि कैसे रहेगा? फिर हमको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये तीनों करने के बाद में ये साधक पित्त वाला गड़बड़ है, फिर उसको क्या करना है? नैनेन्द्रिय करने के अच्छा करने के लिए प्राणोत्तर मूल सिर में रहता है, फिर हमने उसको एक शिरोबस्ती दे दिया। शिरोबस्ती के बाद कितना कम होता है वो हमने देख लिया। साधक पित्त के जो हेतु हो गए उसका परिवर्जन करवा दिया तो पेशेंट 100% ब्लड प्रेशर वाला अच्छा होता है। इसको विरेचन दे दिया हमने अभी एक्यूट कंडीशन में 230 वाला 160 170 180 आ गया। बाकी बच्चे कुछ दोषों के लिए सर्पगंधा दे दी, जगह मौसी दे दिया। रक्त दृष्टि होगी, रक्त निकालने के बाद हम रक्त देखेंगे कफ दुष्ट रक्त है, वात दुष्ट रक्त है, पित्त दुष्ट रक्त है, रक्त का गाढ़ापन ज्यादा होगा तो इकोस्प्रिन देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हम सूट भी दे सकते हैं, ट्रिकोटो भी दे सकते हैं। उल्टा इकोस्प्रिन और एक्टिनोवास्टिन क्या करता है? मलावष्टम को पैदा करता है। एक्टिनोवास्टिन में स्टैटिन है जिससे शुगर बढ़ती है, वो पैंक्रियास को खराब करता है, अग्नेय को बिगाड़ने वाला है। उल्टा ट्रिकोटो क्या करता है? अग्नि को अच्छा करता है, पचन करता है, जब उठने जो दोष है उसको निकालेगा, सिर्फ पित्त वाला अवस्था को ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए ब्लड प्रेशर वाला एक्यूट कंडीशन वाला पेशेंट आता है तो बस्ती किया कि 10 या 20 से नीचे वाला बीपी कम होना चाहिए, रक्त मोक्षण किया कि 20 से कम होना चाहिए, 120 वाला 100 तक, रक्त मोक्षण के बाद 100 वाला 90 तक। इतना आपका कंट्रोल में आ गया तो भी डॉक्टर और पेशेंट खुश हो जाता है कि मेरा 230 वाला 160 90 तक आ गया। अभी 90 वाला उनका जो नया क्राइटेरिया 80 तक आना चाहिए, उसके लिए भी उनको क्या करना है? ऋतु शोधन। अभी तुम्हारी अत्य की अवस्था हमने बीपी की कम करवा दी, तुम्हारी बीपी के जो हेतु है दिनचर्या बना दी, कड़ा स्ट्रिक्टली दिनचर्या फॉलो करेंगे तो हमारे पास आना है तो आना, और स्ट्रिक्टली दिनचर्या करता है। फिर आगे वाला ऋतु जब आता है, अभी हमने शुद्धि करवा दिया, वर्षा ऋतु आया, वर्षा ऋतु पे ऋतु शोधन करवा देना उसको। ऋतु शोधन में 7 बस्ती वर्षा ऋतु की शुरुआत में ही दे देने। जय अवस्था ग्रीष्म ऋतु में होती है, प्रकोप अवस्था वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु के पहले ही भाग में, पहले ही वर्षा ऋतु समझो 2 महीने का है, तो पहले महीने ही आप 7 बस्ती दे देते हैं तो वात का संचय अवस्था में ही वात का शमन हो जाता है और व्यायाम भी अच्छा हो जाता है, तो बीपी नॉर्मल। फिर वर्षा जाने के बाद शरद ऋतु आएगा, एक रक्त मोक्षण एक विरेचन देंगे, उसके बाद में जब तक तो उसका बीपी नॉर्मल ही दिखेगा, फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर वसंत ऋतु आया, वासंती वोमन दे दिया। एक बार वोमन क्या है? अग्नि की चिकित्सा। एक बार वोमन अच्छा हो जाता है, अग्नि अच्छा हो जाता है, तो ना उसकी तीनों अवस्था पान से जो आहार रस अच्छा बनने लगेगा तो रक्त दृष्टि होगी नहीं, कफ दुष्ट रंग होगा नहीं, विस्कोसिटी बढ़ेगी नहीं, तो उसका ब्लड का जो रिजल्ट रिपोर्ट है वो भी नॉर्मल रहेगा। वोमन हो गया, रसायन चिकित्सा हो गई, 1 साल पूरा हो गया। 1 साल में जिंदगी भर की ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो सकती है, या हमारे ट्रिपल एंटीजन का क्राइटेरिया। और इस तरीके से हम ट्रिपल एंटीजन की ओपीडी निकालते, शायद अमरावती में चालू है, वर्धा में चालू है, यवतमाल में चालू है, पुणे में भी अभी 2 लड़कियों ने चालू कर, 2 स्त्री वैद्य ने चालू कर दिया।
तो इस तरीके से हम ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, और ये भी जैसे एलोपैथी वाला ब्रेड बटर खा रहा है वैसे ये ऋतु स्वतंत्र 1 साल तक तुम्हारे पास हाइपरटेंशन वाला पेशेंट आता है, रिजल्ट मिलता है। पेशेंट टू पेशेंट हाइपरटेंशन वाले 10 पेशेंट तुम्हारे पास आने वाले हैं। ये प्रक्रिया है। प्रमेय का जो है आत्तिक अवस्था वाले प्रमेय हमारे पास इतने आते नहीं है, लेकिन प्रमेय का भी प्रोटोकॉल वैसे बलिनो बहुत है। प्रमेय में हम क्या करते हैं, तो उसको आप प्रमेय में तेल का पान करवाते हैं। अभी प्रमेय में भी देखो प्रकर्षेण मेहंदी की प्रमेय मेहन होता है, मूत्र की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, मूत्र का उत्पन्न होता है हमारे शास्त्र में और क्वेश्चन में। अभी वो नया पेशेंट है डायबिटीज का या पुराना है, इसके 2 प्रकार आपको देखने पड़ेंगे। ये प्रमेय धातु जन्य प्रमेय भी है और एक मार्गावरण जन्य प्रमेय भी, उसको आपको चेक करना है। संदर्भ प्रमेय है, उसको पहले बस्ती से हम शुरू करेंगे, पक्वाशय में सार्वत्रिक वजन सुधारेंगे। बस्ती के बाद में फिर उसको तेल का पान करेंगे, वहां घी वाला पान चलता नहीं, और दिल्ली का तेल और दिन का तेल ऐसा कड़वा तेल नहीं दिया तो उतले जल्दी आता है। फिर वमन करवाएंगे, वमन के बाद में छोटा सा विरेचन देंगे, विरेचन के बाद में फिर उसको शिलाजित रसायन सवेरे और त्रिफला हल्दी आवड़ा हल्दी उतारू हल्दी रात रसायन चिकित्सा शुरू कर देंगे, और उसको देखेंगे कि शुगर कितनी कम हो जाए। 3 महीने बाद आगे का शोधन करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया वो शोधन करेंगे, और एवरेज शुगर उसकी नॉर्मल में आ जाती है, तो फिर उस पेशेंट का आगे जाके प्रमेय टाइप 2 डायबिटीज वाली इस प्रोटोकॉल से जाते हैं। मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताया प्रमेय का हुआ। आत्तिक अवस्था इतनी रहती है कि प्रमेय का पेशेंट क्योर करना कंट्रोल करना अलग है, एलोपैथी वाली करती है। यदि गलती से कंट्रोल नहीं होता तो उनकी मदद लेके कंट्रोल करो, लेकिन क्योर करने के लिए आपको इस तरीके से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा। ऐसी तरीके से आप सोचेंगे तो 100% ये सोच थोड़ी बदलेगी, और इस सोच के तरीके काम करेंगे, निदान की पद्धति अच्छी करेंगे, चिकित्सा के लिए वागवट का ज्यादा से ज्यादा सहारा लेंगे, तो आपको 100% रिजल्ट आपको मिलता है। वागवट क्या है, तो इजी है, वो ओपीडी लेवल में आपको मदद करने वाला नाम है। चरक क्या करता है, तो आपको क्या क्या नहीं करना वो समझाता है, और शिशु क्या करता है, तो प्रैक्टिकली उसी वक्त उस जमाने उस पद्धति से क्या करना है उसके लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो वागवट से आप काम करो, जहाँ अड़चन नहीं के बाद चरक शिशु निकाल के फिर देखो, क्योंकि वागवट होता है कि मैंने चरक शिशु से सब निकाल के एकदम आगम सिद्धांत करके आपको दिया है, तो फिर आपका दिमाग बाद में आप इस्तेमाल करें, आप उसका इस्तेमाल करो और आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे चिकित्सा के अनुभव है, बहुत सारे पेशेंट है, लेकिन अवस्था ऐसा पेशेंट आएगा ने ऐसी दवाई दी अच्छा होगा ऐसा नहीं चलता, उसके पीछे कार्यक्रम आपको आना चाहिए। दवाई देंगे तो दवाई क्यों दिए, उसने समाप्ति भंग कैसी की है, ये आपको बताते आना चाहिए, तो आपके रिजल्ट में फायदा ज्यादा रहेगा। इसलिए इस तरीके से काम करेंगे तो पहले हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रुग्ण का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रुग्ण का विश्वास बढ़ता है, और आप कोई भी कंडीशन का व्याधि 100% अच्छा कर सकते हैं। रुकना है अपना 5 मिनट का कार्यक्रम के बाद में प्रश्न उत्तर। अभी जब इमरजेंसी पेशेंट है, श्रीमंत पेशेंट तो इमरजेंसी होने के बाद आपके पास आएगा नहीं, आपके पास आएगा वो तो गरीब, और गरीब पेशेंट आपको मिलेगा कैसे, उसका उदाहरण यह है। कम्युनिटी ओपीडी चलती है, मैं बहुत सालों से काम देख रहा हूँ, खेड़े में जाके हम शिविर लेते हैं। अभी हमारे 987वें शिविर हुआ है गुजरात खेड़े में चले। अब जब खेड़े में शिविर लेते तो होता क्या है, उस पेशेंट को बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां रहती है, बहुत इमरजेंसी की चीजें रहती है, लेकिन तो डरता है, कौन पैसे नहीं रहती, कौन जाएगा क्या करेगा, गया तो भी वो पूरा चक्कर में अटक जाता है, डर के मारे जाता नहीं। तो ऐसे पेशेंट जब आप शिविर लेते हैं तो शिविर में 2-3 फायदे होते हैं। एक, आपको वैरायटी ऑफ पेशेंट देखने को मिले, दूसरी अलग अलग पेशेंट जो शिविर वाले जो पेशेंट रहते हैं वो आप मन लगा के उनको चिकित्सा करते हैं तो उनका फेथ सबसे ज्यादा आपके ऊपर रहता है, और जब कोई भी इमरजेंसी होती है तो आपके ऊपर वो विश्वास रख के वो चिकित्सा करने के लिए तैयार होते हैं, और उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। आज आपने सिर्फ इमरजेंसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का किताब पढ़ा कर इमरजेंसी ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो होता नहीं। मॉडर्न में भी आईसीयू में या कोई सर्जन है
वो 2-3 साल 12-12 घंटे काम करता है, 12-12 घंटे कम से कम 200-500-1000 किडनी ट्रांसप्लांट करता है, ये कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन ने रिप्लेसमेंट करता है, उसका हाथ जब साफ होता है तब जाके उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट करने का कॉन्फिडेंस आता है। और इस तरीके से आप कॉन्फिडेंस करने जाएंगे तो 100% आपको वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट वाले पेशेंट देखने को मिलेंगे। और वो प्रैक्टिस का भाग है, और प्रैक्टिस कोई भी आपको ओपीडी में आप बैठे रहेंगे और इमरजेंसी पेशेंट आएंगे ऐसा नहीं होगा। आपको पेशेंट के पास जाना है, पेशेंट को समझाना है, और एक बार पेशेंट आपसे कन्विंस होता है तो कोई भी अवस्था हो आप उसी चीज से 100% कर सकते। धन्यवाद दादा। जैसे दादा ने बताया है इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप हैंडल करो। जब मैं एमडी में था तो रक्त बस्ती जो HB% का कम था उसके लिए रक्त बस्ती जो बताया है वो अजा रक्त या हमने खुद का रक्त भी बस्ती के माध्यम से पेशेंट को दिया है और HB% 2 ग्राम से भी बढ़ा है। यानी वैसे अपन कॉलेज लाइफ में भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट हैंडल करते हैं तो आगे भी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं। दूसरा क्वेश्चन है प्रवीण दादा, जैसे नए नए प्रैक्टिशनर्स जो है उनको यानी जो पेशेंट आते हैं तो अपन बोलते हैं बस्ती, जैसे अपन बस्ती बोलो, पवन बोलो, विरेचन बोलो, तो वो पेशेंट भाग जाते हैं। ऐसा नए वैद्य का क्वेश्चन है उनके मन में, तो ये कैसे हैंडल करना, उसको कैसे रोकना, या तुरंत पेशेंट आए तो डायरेक्ट बस्ती रूप में देके उसको फिर से बुलाना, बाद में हिस्ट्री लेना, इसके बारे में बताओ। उसका उत्तर भी वापस वही आता है। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, आपने बहुत ज्यादा समझा दिया बस्ती यानी एनीमा, पहले हमारा ही कंसेप्ट क्लियर करो, बस्ती यानी एनीमा नहीं है। बस्ती का जो कार्बोदत्त है सिर से लेके पांव तक सब दर्द है, इसलिए आपको उसके दिमाग में ये घुसना है कि बस्ती यानी एनीमा नहीं, शंका साफ होने के लिए कोई बस्ती नहीं। जैसे तुम मुंह की जगह दवाई खाता है वैसे ही रूट टॉप एडमिनिस्ट्रेशन नीचे से आपको दवाई खानी है। अभी ये पेशेंट तुरंत बस्ती के लिए ओपीडी में नहीं तैयार हो, लेकिन इसको तुमने समझो आपने शिविर लगा दिया, जैसे बस्ती का शिविर लगा दिया वर्षा ऋतु में, मुफ्त शिविर। अभी शिविर बस्ती के शिविर में त्रिफला का काढ़ा आपने बना के रखा अच्छी तरह 2, 4, 10, 15 लीटर, और खाने का तेल, शेंगदाने का तेल भी उसके लिए इस्तेमाल किया, थोड़ा शिमला मिर्च डाल दिया, तो कितना खर्च आएगा? ज्यादा से ज्यादा एक बस्ती के लिए 3.5 रुपये आता है, महंगाई ज्यादा है तो हम 5.5 रुपये चलने को करते हैं। और ऐसे पेशेंट को बस्ती के शिविर में बुला के सस्नेह निर्वाह बस्ती देते हैं, शिविर में, मुफ्त शिविर है, मुफ्त बस्ती। तो जब संडास साफ होने के बाद पेशेंट बाहर आएगा तो क्या बोलेगा, क्या डॉक्टर बस्ती मत दो, वो क्या बोलेगा कल कब आओ, क्योंकि उसको पेट साफ हो गया है, उसको रिजल्ट मिल गया है, उसको तकलीफ थी वो अच्छी हो गई है, तो आपको पास आप पहले रिजल्ट लेने को। शोधन इस शब्द का जो अर्थ है, गिरासी करके जो नाना जी के मित्र थे वो उसका निरुक्ति करते थे। पंचकर्म ये पैसे कमाने की चिकित्सा नहीं, ये रिजल्ट देने की चिकित्सा है। पंचकर्म से क्या होता है, तुरंत रिजल्ट मिलता है। आप पहले बस्ती का शिविर लो, वोमन का शिविर लो, वो कुरुप खेड़े के आगे कौन सा गाँव है वहां वोमन के शिविर खेड़े में, और वो भी 125, 300 पेशेंट उल्टी के लिए वहां खेड़े में आते हैं। शहर वाला आएगा नहीं, व्यापारी आएगा नहीं। सबसे बड़ी बात आपकी प्रैक्टिस कहाँ से चलने वाली, सबसे गलतियां हमारी क्या होती है उसका मैं वर्णन बता रहा हूँ। वो शोधन की निरुक्ति है, शोध यानी दिखाओ, फिर क्या मिलेगा, धन मिलेगा। आप शो कर नहीं सकते, धन मिलता नहीं, क्योंकि ज्यादा करके जो श्रीमंत आदमी उसको चेक करने के लिए 10 फिजिशियन पड़े हुए हैं, बहुत अट्रैक्टिव 5 स्टार होटल वाले लोग मसाज करने के लिए बैठे, तो आपके पास उसको कहाँ टाइम में आने के लिए, उसके घर पे बड़े बड़े वैद्य आके उसको सुवर्णकर को देने वाले। सबसे गरीब आदमी आपके पास आता नहीं, क्यों आता नहीं, तो आपकी फी देखता है वो, सर 200 रुपये या 500 रुपये फी है, या पंचकर्म करने जाओ तो 500 रुपये लगते हैं। तो बोलता है मेरी रोजंदारी 100 रुपये की है, 100 रुपये 8 तक घर में काम करता हूँ तो मुझे 100 रुपये मिलते हैं, इसलिए गरीब आपके पास आता है। फिर वैद्य कौन है, मध्यम वर्गीय। अभी सबसे ज्यादा
घोड़े जैसा काम करने वाला वर्ग कौन सा है? मध्यम वर्गीय। उसके दो पार्ट होते हैं, एक जेंट्स और एक लेडीज। जेंट्स क्या होता है, अपना 9 बजे ऑफिस है, बॉस ने टेंशन देके रखा है, कहा मैं तुम्हारा बच्चे कम कर रहा हूँ, कल मैं भाग अच्छा हूँ, अभी क्या मैं इंजेक्शन दूंगा भाग दूंगा, यानी वो जेंट्स कम रहते। फिर रहती लेडीज पेशेंट तुम्हारे पास में, उसमें भी वो सोचती है कि ठीक है मैंने सब करवा के रखा है, उसके बाद भी मेरे को फायदा नहीं हुआ, यानी सुख साध्य कष्ट साध्य अवस्था मेरी निकल गई है, अभी मैं इनके पास जाऊँ। और सबसे ज्यादा अच्छी और बैड पब्लिसिटी करने वाला वर्ग कौन सा है? तो स्त्री है। अच्छा लगा तो सबसे ज्यादा अच्छा सबको बोलने जाएंगे, और बुरा लगा तो कम से कम 10 लोगों को बोलती है इसने मेरे से 200 रुपये ले लिया और 1 घंटे का फायदा लो, और वो मुंह पे बोलने जाती है क्या उल्टा होता है। यदि उसको अच्छा लगा तो क्या करती है? बच्चे को लेके आती है। बाद में ये स्त्री पेशेंट आपकी अच्छी होती है तो उसके साथ उसका बच्चा आता है, उसका बच्चे को अच्छा लगा तो उसका बाप भी उसके साथ आता है, बाप को अच्छा लगा तो सोचती कि काय को ससुरे को 400 रुपया वाले डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, उसको पकड़ के लेके आती है। पकड़ के लेके आने वाला पेशेंट जो है वो मध्यम वर्गीय, और उसमें से कौन से है? तो ये आपके क्राइटेरिया, तो तुम्हारे नंबर ऑफ पेशेंट कम हो जाते, और फिर तुम्हारा जो एरिया है उतना ही रहता है, और उसमें भी मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और थोड़ा सा मध्यम वर्ग, उसको जितना आप पंचकर्म इजी करेंगे। अभी होता क्या है, बड़े शहर पुणे में, मुंबई में, या अभी भी नागपुर भी बड़ा शहर, यहाँ आपने पंचकर्म सीखा, आप क्या बोलेंगे? तेरे को 8 दिन बस्ती के लिए आना पड़ेगा। पेशेंट फिर आपको क्या कन्विंस करते हैं डॉक्टर में 3 दिन आ सकते हैं, तुम क्या करेंगे? नहीं योग बस्ती तो 8 दिन कह रहे थे, तो 8 दिन ही आना पड़ेगा। फिर आपने पूरा रट्टा मार मार के वापस पड़ा है, पहले आप तेल का बस्ती देते उसको, अब उसको ऑलरेडी इमरजेंसी है, तकलीफ कम नहीं हो रही है, आप तेल का एनिमा देते। यदि आपको सावस्था नहीं समझ में आ रही तो क्या होता है? उसको बुखार आता है, आदमी मांदे होता है, और बस्ती के बाद में जो 500 रुपए का सेटिस्फेक्शन चाहिए पेट साफ होने का, वो तेल की बस्ती से होता है क्या? नहीं। फिर वो पेशेंट होता है कुछ फायदा नहीं होता, तेल की बस्ती दिया 500 दिए, उल्टा जो सटा होती थी वो भी गलत होगी, क्योंकि आपका निदान करना। फिर आपके दिमाग में क्या बैठा है? पहला तेल का फिर काढ़ेगा। हम क्या कहते हैं, आज पहले सामावस्था है ना, तो योग भी सब दिमाग को निकाला, वो तो उसने मास्टर फॉर्मूला कार्ड बना के दिया है कि ऐसा ऐसा बस्ती देते हैं, आप पहला सस्ते निरोध बस्ती तो दूसरे दिन बुरा, उसको पूछो अच्छा लग रहा है, लेकिन आमावस्था आपके कुछ लक्षण है, दूसरा भी सस्ते निरोध, तीसरा भी सस्ते निरोध, तो 3 दिन को उसको 75% अच्छा लगता है, तो तीसरे दिन उसकी मानसिकता आ रही 3 दिन में मुझे इतना फायदा है, तो बहुत गया खड्डे में आगे के 5 दिन बस्ती में करूंगा, और फिर वो आगे का पूरा पंचकर्म तुम्हारा करता है। 3 दिन में आपका रिजल्ट मिलता है, तो इसलिए आप गप्पे मार के उसको कितना भी तोड़ी कन्विंस करके कोई पेशेंट कन्विंस होने वाला नहीं। उसको बस्ती दो, उसको लगे तो बताओ तो बस्ती ले, पैसे मत दे, उससे वजह गोदंती की पूरी दे दो या सुच्छेगढ़ की 2 गोली दे दो, उसके 200 रुपये लगा दो, क्योंकि लोगों की मानसिकता क्या है, वो MRP देखता है, MRP आपने 200 रुपये लिखिए, लेबल देखकर तो मेडिकल शॉप वाले को बोलता है क्या, 200 रुपये की डब्बी मुझे 50 रुपये दीजिए। लेकिन जो शमन चिकित्सा करने वाले, शमन सिर्फ कोई भी शोधन न करने वाले जो वैद्य रहते, उनको हम किराना माल के व्यापारी बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, डायबिटीज का मसाला, प्रमेह का मसाला, श्वास का मसाला देते रहते, और पेशेंट बेचारा मसाला खाता है, नहीं अच्छा लगा तो और दूसरा मसाला खाने के लिए दूसरे वैद्य के पास जाता है। ये लोग वहाँ की संप्राप्ति न होने की वजह से पेशेंट अच्छा होता नहीं, इसलिए पेशेंट को पूरी बड़ी पड़ती है। एकाधे पेशेंट को आपने 5 दिन में अच्छा किया, तो अच्छा होने के बाद तो बाकी लोगों को बताएगा ना कि भाई मैं इससे 5 दिन में अच्छा हुआ, या मुझे 50% फायदा है, तू भी जा। अभी आप एकाधे पेशेंट को 6 महीने के लिए शमन चिकित्सा दे रहे, तो 6 महीने को क्या सोचेंगे, अभी तो मैं ही अच्छा नहीं होगा, हो रहा मेरे को अभी फायदा नहीं, 10% फायदा है, तो दूसरे को क्यों बोलो इसके पास जाओ। यानी 6 महीने तक पेशेंट टू पेशेंट बढ़ती है। इसलिए शमन चिकित्सा करना नहीं, शमन चिकित्सा करने के पीछे जो और नॉलेज चाहिए,
शमन चिकित्सा उनका सबसे कॉम्प्लिकेटेड और जो सबसे ज्यादा कठिन विषय। पंचविध कषाय कल्पना सारे लिखे तो भी पको रसायन तक आपको सब पाठ अंदर चाहिए। उस शोधन कौन सा किया है, मारण कौन सा किया है, यहाँ से सब जरूर का आपको नॉलेज चाहिए तो आप प्रॉपर शमन चिकित्सा कर सकते हैं। और वो भी सिर्फ शेष दोष शमय, शेष दोषों के लिए ही शमन दे सकते हैं। प्रभु डॉक्टर को शोधन ही करना पड़ेगा। आपको आपकी ओपीडी बढ़ानी है तो बस्ती का शिविर लगाओ, भवन का शिविर लगाओ, इसका शिविर लगाओ, आपकी ओपीडी 100% बढ़ती है। और बाद में पेशेंट को आपको बताने की जरूरत नहीं बस्ती क्या रहता है, वो पेशेंट ही उसको बोलता है जाके लेटना है, वो नली डालेगा तेरे को अच्छा लगेगा, कुछ करने की। ये पेशेंट टू पेशेंट आपके वो माउथ पब्लिसिटी आपकी बस्ती की की जाती है तो अच्छा 100% उसमें आप कमर्शियलाइजेशन करोगे। हर पेशेंट को पूरा सर्वांग स्नेह करते बैठेंगे, स्वेदन करते बैठेंगे, मोहन के लिए तैयारी करके, और स्वेदन से तो पतला हो जाता है, वो संडास के लिए निकल जाता है, मोहन की अवस्था आती नहीं और आप मोहन के लिए 5,000 रुपये मांग चुके होते हैं, मोहन होता नहीं, पेशेंट तुम्हारे पास आता नहीं। ये भी ध्यान रखना, ये शोधन करना ही नहीं, आप शोधन करो, रिजल्ट मिलो, पेशेंट आपको खुद से बताएगा। अभी इन्होंने जगह ली, आदमी ने आजू बाजू वाले ने खुद से बता दिया मेरी जगह तुम ले लो, डायबिटीज वाले ने खुद से बता दिया तुमको कुछ अड़चन है तो मुझे बताओ मैं तुम्हारी है। पेशेंट ऐसे तैयार होने चाहिए। और आपको जो करना है पेशेंट को पेशेंट ओपीडी तो बढ़ानी है, लेकिन पेशेंट के फैमिली पेशेंट आपको बढ़ाना है। आपको प्रैक्टिस स्टेबल रखने के लिए आयुर्वेद ने बताया है कि प्राकृत लोगों को ऋतु शोधन किसके लिए, हमारे लिए ऋतु शोधन इसलिए है कि हमारी कभी भी प्रैक्टिस स्लैग होना नहीं चाहिए। एलोपैथी वाले जनरल प्रैक्टिशनर बोलते ना कि अभी धंधा स्लैग है, आयुर्वेद में कभी स्लैग नहीं रहेगा। 12 ही महीने आप बाहर गाँव गए तो स्लैग, तो कंटिन्यूस आपका कार्यक्रम चल रहे हो। स्वास्थ्य वाले भी आने चाहिए और स्वास्थ्य वाले भी आने चाहिए, इस तरह से धन्यवाद दादा। अभी हर एक वैद्य के मन में एक क्वेश्चन आता है कि ओपीडी स्टार्ट करने के बाद, जैसे अभी अपन ने जो प्रशांत सर, विराज और नम्रता ने जो 1 करोड़ की गाड़ी ली है, तो सबके मन में आता है कि भाई ये शोधन करने से 1 करोड़ की गाड़ी में अपन बैठ सकते क्या? तो आपने ऐसे और क्या क्या नुस्खे हैं जो आप बता सकते हैं इसमें? और एक क्वेश्चन और भी है, जैसे प्रवीण दादा के यहाँ हम सीखने जाते थे तो 100 रुपए में 7 दिन की दवाई, पंचकर और रक्त मोक्षण से लेके सभी 15 दिन की दवाई, ये कैसे पॉसिबल होता है? ये अभी तक मैं नितिन मिश्रा डॉक्टर, क्योंकि अभी तक हमके दिमाग में नहीं आता कि ये कम बजट में ऐसे आप ओपीडी कैसे चलाते हैं और इतने 25-30 साल से आप करते हैं, तो हम ऑडी ले सकते हैं कि क्या? इससे आप बताओ प्लीज। वही मुझे आता नहीं कैसे के बाद ये छोड़ के आपको भी पूछो तो मैं बता सकता हूँ। रहा वो गाड़ी का, वो गाड़ी 1 करोड़ की नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, गाड़ी कैसे आती है तो उसका जो सीधा उदाहरण है, अभी आजकल में आप जब दवाखाना डालते हैं तो उसके ऊपर 10 लाख 20 लाख आप खर्चा करते हैं, और उसके ऊपर बैंक का लोन रहता है या कोई भी लैंड्री टेलीफोन बिल या भाड़ा रहता है। आपका आप गणित बैठाते कि मुझे महीने में 30,000 रुपये कम से कम मिलने चाहिए। फिर 30,000 रुपये मिलने के आप क्या करते हैं, पेशेंट आया कि आप क्या करते हैं, उसको काटने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। 30,000 चाहिए तो फिर 30,000 की इसकी 1,000 रुपये की दवाई रखते, फिर ऐसे 30 पेशेंट आते, लेकिन वो 1,000 रुपये की दवाई की उसको अनुपशय मिला तो पेशेंट भाग जाता है। इसलिए उसका उदाहरण हम देते, कोमड़ी खाना नहीं आया पेशेंट की उसको खा जाओ तो फिर अंडा कहाँ से मिलेगा? तुम रोज अंडा खाइए, रोज थोड़ा थोड़ा वैसे आपको मिलेंगे वैसा खाइए, और फिर जिस दिन कोमड़ी अंडा देंगे नहीं उस दिन कोमड़ी खा जाए। इससे ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ने वाली है। इसका उदाहरण अभी मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ, लेकिन वो आपको जमेगा ऐसी कोई गैर। मैं जैसा करता हूँ वैसे करने की आप कोशिश कर सकते, लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा कष्ट है। आपको 12 घंटे 14 घंटे काम करना पड़ता है। अभी दवाई बनाने के लिए वो जो लिंकअप है, अभी मैं क्या करता हूँ,
तो मैं देखता हूँ इसके घर के आजू बाजू में पाए जाते के पत्ते, हम उसको मीठा बोलते हैं, तुम दवा खाने में आ जाए तेरे को बस्ती फोड़ दे देंगे, लेकिन मुझे पाए जाते के पत्ते दे दे। जिसके पास सागर रोटी उसको बोलते हैं तू 1 साल तक हमारे पास आ जा, कभी भी बीमारी हुई तो हम तेरे को चिकित्सा मुफ्त देंगे, उसकी वजह तू सागर रोटी जमा करके उनको डाल देगा। एक आदमी अभी आवड़े वाला है चौबन करके मेरे दोस्त है, वो हमारे लिए 5 आवड़े के झाड़ निकाल के रखता है गाँव के आवड़े। वो बोलता है आवड़े लेके जाओ, चौथराज बनाओ, मुझे चौथराज दे दो, आवड़ा तुमको मुफ्त। इस तरीके से वनस्पतियां मुफ्त लेके या जो भी दवाई हमारे पास वनस्पति हमारे एरिया में जो वनस्पति हमको मिलती है उसके कल को कैसे बनाने हैं, फिर उसके ऊपर पढ़ाई करनी है, उसका रसायन का गुणधर्म हम देखते हैं और उस हिसाब से पढ़ के उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। अब ये दवाई क्या होती है, उसकी वजह से ये हमको हमारे खुद से बनाई हुई दवाई एकदम सस्ते में मिलती है। अभी वासा है, उसका उदाहरण देता भाडूसा और मोक्ती भस्म, दोनों भी क्या है, पित्त शामक है। सिर्फ इस्तेमाल कहाँ करना है ये आपको आना चाहिए। आपको मोक्ती भस्म देना है तो आपको एक पुड़ी के कितने रुपए लगेंगे, आपने बहनी मार्केट से लाया हमारे, एक पुड़ी के आपको 10 रुपए शायद लग सकते हैं। मोक्ती प्योर मोक्ती भस्म अच्छी तरह गुलाब जल में या इसमें उसकी भावना नहीं होती। और वही आपको वासा है, सिर्फ आपको क्या करना है, अच्छी तरह पढ़ाई करना है। यदि पित्त के गुण आपको मालूम है, पित्तम स्वस्थ तीक्ष्ण उष्ण लघु विसर्ग द्रव, पित्त के द्रव गुण बढ़ने से गुंडी आती होता है, डकार आती है और फिर तकलीफ होती है, इधर जैसा लगता है। उसको मौक्तिक वस्तु देने से जितना फायदा नहीं होता उससे 4 गुना ज्यादा हमको वासा देने से फायदा। वासायाम विद्यमानायाम आश्रयाम वित्तिक शरीर, ये हमने पढ़ा है, हमारे यहाँ सब मुफ्त में मिलता है। तो वासा क्या करेगा, द्रव को कम करेगा। अभी तुमने 40 रुपए किलो का वासा लाया, पाउडर लाया, उसमें से कितने पुड़िया बनेगी, तो 3000 पुड़िया बनेगी 1 किलो, अंदाजे 300 ग्राम की मिलीग्राम की एक पुड़ी पकड़ के चलो, तो 40 रुपए में 3000 पुड़िया, 4 रुपए में 300 पुड़ी, 40 पैसे में 30 पुड़ी, 4 पैसे में 3 पुड़िया आपको पड़ती है। तो 4 पैसे में आप 3 पुड़ी देते हैं, उससे 10 रुपए लेते हैं, तो आपको कितना फायदा हुआ, 100 गुना से। ये टाटा बिरला अंबानी कमाता नहीं, उससे ज्यादा पैसे आपको फायदा है। सिर्फ आपको क्या करना है, उसके अपने को द्रव्य गुण पढ़ना है अच्छी तरह, आपको अच्छी तरह पंचविषय कषाय कल्पना करना। उल्टा हम प्रैक्टिस में क्या करते हैं, पहले योगनाथ गूगल देते, पेशेंट 5 दिन के बाद आता है, डॉक्टर कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ, चल तेरे को मावा की डोज देते, फिर आता है, फायदा हुआ लेकिन 10 ही टके फायदा हुआ, और फायदा होना चाहिए। फिर हम बोलते हैं चल तेरे को अभी बृहस्पति चिंता में दे, यानी योगराज को 2 रुपए की, महाभारत 10 रुपए की, और बृहस्पति चिंता में 60 रुपए की। और 60 रुपए की दवाई देने के बाद भी फायदा नहीं होता तो आपके पास वो आता ही नहीं। तो आप दवाई पर बढ़ाने जाने के बजाय निदान वापिस रिपीट करो, दशमिक परीक्षा करो कि क्या बिगड़ा, दुष्टम देशम परम सूक्ष्म समीक्षा, दोष औषध निरूपण, दोष औषध समझने के लिए उसकी सूक्ष्म समीक्षा करो। और जिस तरीके से दशमिक परीक्षा करके वापिस संप्राप्ति आप करेंगे तो वाकबट गारंटी देता है जो वर्तते चिकित्सायां न स्कर्म, कभी भी गलती कर नहीं सकता, इसकी गारंटी देता है। इसे संप्राप्ति वापिस चेक करो, डिस्कशन करो, मेरा क्या गलती, सामने वाले की गलती हम जल्दी निकाल सकते हैं। आपने बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसा किया, फायदा नहीं हुआ, तुम्हारी 2 सहेलियां बराबर तुमको बता देगा तुमने ये सोचा नहीं। यानी जहां आप सोचना रुकते हैं वहां सामने वाला आपको सोचने में मजबूर करता है और आप उसका संप्राप्ति ग्रहण कर सकते हैं। गुरुवर्य नाना जी का जो एक श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक, ये श्लोक बोले तो एक स्लोगन, आयुर्वेद माइनस पंचकर्म इज इक्वल टू 0, बीच 0। और अभी ऐसा हम तरीके जो नए वैद्य हैं, जो अपकमिंग नवीन वैद्य हैं, उनके प्रश्न में मन में बहुत प्रश्न रहता है कि अग्निकर्म चिकित्सा कोई महत्व की है, शमन चिकित्सा में रसौषधि कोई महत्व की है, और शमन शोधन करना ही नहीं चाहिए। ऐसे बहुत परंपरा जो है
हमारे वैद्यों के मन में अभी फिलहाल डेवलप हो रहे हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा यानी मल्टीपल एंगल से विचार कैसे करें, या आयुर्वेद माइनस पंचकर्म इज इक्वल टू बिग जीरो, ये इस पे अपन स्टिक अप रहे, इसके बारे में कृपया हमको जान। अभी जो नई नई चीज मुझे ना सब आपको कुछ सीखना ही। अभी जितने अग्निकर्म का उदाहरण दे, मैंने अग्निकर्म कैसा सीखा था मैं बताता। जब मैं 12वीं में था तब नंदुरबार में हमारा पंचकर्म का शिविर चल रहा था। तो नाना जी को शिविर लेते थे तो पेशेंट चेक करने का काम नाना जी करते थे। हीरा से करके जो वैद्य थे वो रत्नमोक्षण का काम करते थे। भगवान भाई पटेल करते थे, वो बस्ती का काम देते थे। कोई भी पेशेंट आए तो बस्ती वहां हो खड़े रह के काढ़ा बेड़ा बना के, बस्ती का भी हम कैसा करते थे, खड्डा खड़ते थे, उससे आजू बाजू में घोटपाट लगा के बस्ती दे के जाके वहां खड्डे में बैठना है, शिविर हो गया मट्टी डाल के बागे इस तरीके से काम चलता था। तो इसमें पंचवही करके एक वैद्य थे, वो अग्निकर्म बाकी कुछ चीजें होगी तो भी करते थे। उस कारणवश चले गए गांव में, नंदुरबार उनके कोई रिलेटिव थे, तो एक पेशेंट को घुटने को अग्निकर्म करना था। सीखना कैसे उसका एक उदाहरण इसे मैं देता हूँ। तो मेरा काम क्या था वहाँ, तो मेरा एक दोस्त वहाँ था मसाले करके, उसके लिए मैं गया। तो मेरा काम क्या था, तो बोलिए और नाम के देना, 40 गोली 30 गोली 20 गोली दो, नाम लिखो भागो। तो गिरा सिंह ने मुझे बुलाया इधर आ, तो रक्तमोक्षण कर रहे थे उस पेशेंट का। तो रक्तमोक्षण करने के बाद नीला निकालो, चिकट पट्टी डालो, जब तक उन्होंने कहा कि उस जमाने में स्टो था, स्टो के ऊपर शलाका रखी थी और एक शलाका नीचे करनी पड़ती। तो उन्होंने मुझे कहा इसको कहाँ का दर्द है, उसके ऊपर पॉइंट कर। मैंने वो पॉइंट किए कहाँ का दर्द है। उसके बाद तो उन्होंने वहां ठंडी शलाका जो नीचे पड़ी ना, उसके टच करके दिखा कैसे। वो ऐसे 2 फुट पे मेरे सामने बैठे थे, मैंने उनको टच करके दिखाई क्या याद आ रहा। पेशेंट भी हाथ मुट्ठी लगा, हाँ बराबर यही दर्द है। अभी उन्होंने इधर कहा अभी तूने जहाँ शलाका रखी ना, वो स्टोव की शलाका उठा के 2 सेकंड में फटफट रख दे देगी और भाग जाएगा। तो मैंने वो शलाका गैस स्टोव के ऊपर की उठाई, विदिन ए सेकंड फटफट रखी, स्टोव पे रख दी और मैं भाग गया। वो चिल्लाने लगा जोर से, अरे ये क्या कर दिया, मेरे चल रहा है। गिरा सिंह को इधर आ, लेकिन उनके साथ 5 मिनट ग्रुप था, घी लगा दिया और उसको बोला तू चल के दिखा पहले मुझे, बात को गड़बड़ कर रहा। तो चलने लगा, उसको ध्यान में आया अरे मैं लगड़ा चलता था और अभी मैं चल रहा हूँ, ये मेरा पहला अग्निकर्म का पेशेंट। कोई भी आपको करने नहीं देंगे। वैसे उदाहरण ये जो मैंने वहां सीखा था 12 में भी, उसका फायदा मुझे कब हुआ, जब एमडी होने के बाद सायन में आयुर्वेद कॉलेज है, सायन आयुर्वेद कॉलेज बहुत बड़ा आयुर्वेद कॉलेज, वहां उन्होंने मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया था। तब एक पेशेंट एडमिट था 15 दिन से और वो छुट्टी मांग रहा था। हमारा शिविर होने की वजह से मोरे सर जो थे वो छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। वो बोलते थे 4 बजे दूंगा छुट्टी, कुछ चुप रहो, 4 बजे दूंगा, चुप बैठ। हमने उनको पूछा उसका काम कहीं निपटा तो अपन हमारा रक्तमोक्षण, ये जो आज राजगुरु था मेरे सामने वो भी कर सकता, हमारा रक्तमोक्षण चल रहा था, अग्निकर्म चल रहा था और वो पेशेंट देख रहा था, सब गम्मत था, वो पीछे आ रहा था क्योंकि उससे दूसरे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेके रखी थी घुटने के लिए और उसको जाना था, लड़की के घर जाना था, वहां से दूसरे दिन वो हॉस्पिटल में जाना। तो अब वो बोले सर बोले कि अब ये नए डॉक्टर आए बाहर गाँव से, अब इसको इनको दिखा दो, कुछ वो बोलते कि देखो। तो बोले कि 10 दिन से एडमिट करके भी मुझे स्नेह शरीर से फायदा नहीं हो रहा। अभी उन्होंने क्या किया, तो संधिगत बात की चिकित्सा दिमाग में कैसे स्लो होगा, संधि करते स्थिरा स्नायु संधि करते प्राप्त स्नेह दाह और पुनः। उन्होंने क्या करके रखा था, स्नेह मालिश करके रखी थी 7 दिन। मेरा काम क्या बचा था, दाह। मैंने उस पेशेंट को लेटाया, घुटना नीचे से ऊपर से हाथ लगा के चेक किया कि जैसे कुछ मुझे बहुत घुटने में हाथ होता है सर, और सीधा किया। वापिस ठंडी शलाका रखी, कुछ हुआ बोले कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने बोला सो जा, बेचारा सो गया। उसको लगा कि शलाका लगाने से कुछ नहीं हो रहा है,
वो सो गया तो वैसे हमने फटफट अग्निकर्म शुरू करवा दिया। अग्निकर्म करवा देने के बाद उसको वही तुरंत उठ के बैठा, चटका बैठ गया, वही टेबल के ऊपर पाग जाने पर दर्द हो रहा है क्या तेरे को, तो बोला नहीं हो रहा है। फिर क्या कोई चीज जाने की कोशिश कर रहा है, 2-4 दिन और रुक जा बेटा कर लेते, तो बोले नहीं मुझे अभी अच्छा लग रहा है। फिर उसको अभी अग्निकर्म किया, तब तक हम बाकी के पेशेंट को चेक करते थे, तब तक वो गायब हो गया। अभी वो मोरे सर को विदाउट ये साइन किए हुए पेशेंट भाग गया, तो आईपीडी का पेशेंट है तो हालत खराब हो जाएगी। इससे 1-1:30 बज गया था, हमने सब काम निपटा है, तो वापिस पट्टे आया थैली लेके। आते बराबर उसने एक पेड़े का बॉक्स लिया, मेरे हाथ में दिया एक पेड़ा, बोले क्या, बोले ये ऑपरेशन करने जा रहा था। बोले तुमने अग्निकर्म करवा दिया, अभी पैदल सामने गया, सायन का बहुत बड़ा सर्कल है, वहां से चारों दिशा से गाड़ी आती है, वहां से गया पेड़े लिए, वहां से वापस आया, तो भी मेरा घुटना दुख रहा है, इसका मेरा घुटना अच्छा हो गया, तेरे को कितने पैसे की, मतलब मुझे मत देना है, कॉलेज वालों को दे, उनकी जरूरत है, उनको तो आज के बाद दूंगा नहीं बोलेगा। तो ऐसी अवस्था आपको आनी चाहिए, तो अग्निकर्म आपको टेक्निकली आना चाहिए, रक्तमोक्षण टेक्निकली आना चाहिए, एंगल करके इधर कैसे डालेंगे, तो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको आएगी। उसके लिए आप शिविर लगाओ, प्रैक्टिस करो, और उसके बाद भी फिर उसका कार्य करो। वैसे भी इधर में मर्म है, वेद है, लेकिन ये करते हो अंधश्रद्धा नहीं करनी। अभी हमारा उदय आया कल है, उसको परसों वो बोलता है कि सबका अग्निकर्म कर दो, बाकी कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं चले। रक्त प्रदोषित विकार है और आप अग्निकर्म कर रहे हैं, आपका मशन निकल जाएगा, लेकिन उनको सारी चिकित्सा हुई क्या, आपको रक्त शुद्धि की भी चिकित्सा करनी पड़ेगी, रक्त शुद्ध करना पड़ेगा, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मर्म है, मैं सिर्फ मर्म दबाऊंगा और बाकी कुछ नहीं करूंगा, उनको सब तक पैसे मिलना हुआ है, जितना भी मर्म दबाओ, गला भी दबा दिया तो भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि पक्का इसलिए खराब है, उनको सारी। इसलिए बेसिक कंसेप्ट बिना छोड़े जो जहाँ मिलता, कोई बंद बांधता है, कोई मर्म बांधता है, कोई पॉइंट दबाता है, कोई अग्निकर्म करता है, कोई वेदन करता है, कोई कुछ करता है, अलग अलग वैद्य अलग अलग तरीके से करते हैं। सबका सीखना है, उसमें से हमको क्या चाहिए, हमारे एरिया में क्या चलेगा, इतना आपको करना है, उस हिसाब से हम काम करेंगे तो तकलीफ नहीं। धन्यवाद। 2 क्वेश्चन और है कि जैसे अभी कॉलेज में जो है आयुर्वेद में पढ़ाया भी जाता है, मगर जो आयुर्वेद सीखने की या आयुर्वेद प्रैक्टिस करने का जो इंस्टिंक्ट है, वो जैसे आप से के लोगों के पास ही मिलता है, तो एक सवाल ऐसे आता है कि जैसे अभी बीएमएस का एडमिशन चल रहा है, तो भाई वो डिग्री के साथ में अगर बस्ती कंपलसरी किए भाई जो स्टूडेंट को, या जो प्रोफेसर लोग रहते हैं कॉलेज में, उन्होंने अगर आयुर्वेद के प्रति ज्यादा रुचि बढ़ाने के प्रयास किए, तो जो वर्ग है, जो वैद्य है अपकमिंग, वो मॉडल की तरफ न जाके आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं क्या, ऐसा मेरा प्रश्न है। दूसरों के ऊपर इन्होंने ऐसा करना है, वैसा करना, ऐसा कुछ होता नहीं। उसका कारण मैं बताता हूँ। बहुत सारे जो आयुर्वेद कॉलेज गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, मोहम्मद का शिविर लेते ही, बस्ती का शिविर लेते ही, विलेजन का शिविर लेते हैं। आपके कॉलेज में भी बहुत सारी प्रोसीजर चलती रहती है, लेकिन आपका टीचर का पहले ईयर से ही इतना टेढ़ा काम हो जाता है कि आपको पसंद नहीं रहता, टीचर को आप पसंद रहते। किसी भी टीचर को पूछो इस साल की जो लड़कियां है ना बहुत खतरनाक है कुछ काम के लिए, ऐसा वो बोलता ही है। अब लड़कों को पूछे जाए तो ये मास्टर कुछ काम करें, कुछ सिखाता नहीं। अब ये कम्युनिकेशन गैप है एक्चुअली, ये आपको बदले सीखना किसको है, आपको बस्ती किसको लेना है, आपको। आप खुद के ऊपर खुद बस्ती लेने की प्रैक्टिस करो, कॉलेज में ही करो। कॉलेज में क्यों करना है, जो आपको प्रैक्टिस करनी हो। कुछ हो जाता है कॉम्प्लिकेशन तो आपके पास सीनियर लोग पढ़े हुए, टीचर पढ़े, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पढ़ा हुआ है, तो प्राध्यापक या रिलेटेड लेक्चर ये सब कर सकते हैं। मैं जिस गुरुजी के पास जाता था अन्ना का वर्ग, तो जैसे ही मैंने एडमिशन लिया, अक्टूबर को एडमिशन लिया होगा,
शायद वो इंदिरा गांधी के कोई 30 अक्टूबर कुछ भी था वो, उसके 2-4-8 दिन पहले ही मैं रोज सवेरे 6 बजे उनके पास ग्रंथों का पढ़ता रहता था। 85 जब से एडमिशन लिया तब से जब तक वो जिंदा रही तब तक मैं उनके पास जाता था। तो मुझे रोज एक टास्क देते थे, आज सब पेशेंट के नाम लेके आना है। अभी मैं क्या करता था, अभी मैं अकेला ही ऐसा था कि जो 6 बजे उठ के उनके पास जाता था, बाकी मेरे जो क्लासमेट थे तो 9 बजे उठते थे, नहा धो के जब मैं वहाँ अन्ना जी के यहाँ से आता था तब वो उनका क्राइटेरिया था कि मैं आ गया, अभी चाय पीने जाएंगे फिर कॉलेज। हम कॉलेज में कुछ काम करते नहीं होते थे, उनके भरोसे लेकिन मैं क्या करता था, फटाफट 40 पेशेंट एडमिट है, नाखून देख लेता था। अभी जो फास्ट देखा तो क्या हुआ था, 4 बजे उनके पास जाके पूछा था क्या देखा, एक का नाखून टेढ़ा था, एक का सीधा था, एक का गोल था, एक का ऐसा था। उनको समझ में आ जाता था कि ये पार्टी मार के आया है। वो बोलते अभी सब पेशेंट के फूटे हुए नाखून किसी है, काले किसके है, और पर्व सब्जी के ऊपर वहीवर ने किसका ये कल देख के आना। अभी उन्होंने तो टास्क दे दिया कि क्या देखना है, अभी आगे कल आँख के श्वेत पटल देख के आनी, पुष्ट पटल देख के आनी, कान की पाली सब पेशेंट की देख के आनी, नाभि देख के आनी, उधर देख के आना है, नासा देख के आनी। फिर समझ में आ गया कि अभी ये बिना देखे बोलने जाओ तो ये वापिस कल उसी चीज का और अलग से टास्क दे देंगे। एक कायाकल्प को नाम का किताब है वैद्य पाद्य गुजर जी का, उसमें से उन्होंने मुझे मुद्दे निकालने को बोले थे। अभी उस जमाने में ऐसा था कि मेरे सब दोस्त मंडली सवेरे भी 3 से 6 पिक्चर, 6 से मैच गला बेचारा 7 बजे के बाद खाना देने के पहले खाना, फिर 9 से 12 पिक्चर, 12 के बाद में वापिस 6 बजे 5 बजे उठ के उनके पास जाना पड़ता था। इतना कहो प्रकृति के थे, कभी भी एक जिंदगी में एक बार भी चिल्लाया नहीं कि कुछ उल्टा सुल्टा किया। उन्होंने पहली बार पता है कि किताब पढ़ के आ और तेरे को इसमें कौन सी चीज अच्छी लगी वो लिखी है। मैंने फिर ऐसा फटाफट पढ़ा, 2-4 चीजें मुझे अच्छी लगी कि अभी रूटीन जो रहता है वो कि पेशेंट को आश्वासन देना है या पत्र देना नहीं, ये मुझे अच्छा लगा, मैं लिखती हूँ। बस इतना ही तेरे को समझ में आ रहा है, कल वापिस पढ़, और इसके अलावा क्या और देख समझ में आ जाता है। 8 बार मुझे वो किताब उन्होंने पढ़ने को बोली, उसमें से कथाएं है कुछ, और फिर 8 बार पढ़ने के बाद में दिमाग आया, अरे इधर ब्रह्मचारी भारत भ्रमण करते वक्त अलग अलग वैद्यों की निदान की पद्धति कैसी है, चिकित्सा की पद्धति है, ये कैसे करता है, और ये उन्होंने मुझे मेरे इंटर्नशिप के काल में मुझे करने को पड़ा। उसी वक्त वो उसका ये हुआ था, प्रकाशन हुआ था। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अभी तेरे को भारत भ्रमण करना है, लेकिन पहले महाराष्ट्र भ्रमण करके दिखा, फिर भारत भ्रमण करेगा। फिर मैं इंटर्नशिप के दौरान ही पुणे के सब वैद्यों के पास, मुंबई के सब वैद्यों के पास, जहाँ मुझे जा सकता था वहाँ मैं जाता था, अलग अलग वैद्यों के निदान में चिकित्सा करके देखता था। ये मुझे सीखना है ना, तो मुझे ये काम करना है। कॉलेज में इतने वैरायटी ऑफ पेशेंट है, आपके कॉलेज में समझो 10 पेशेंट है, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है, जो आते हैं उनका तुम क्या करते हैं, उनका तो तुम कुछ करते नहीं। तो पेशेंट बेचारा खुद का खुद कागज निकालता है, कोई चिकित्सक के पास जाता है, चिकित्सक भी उसका ये कमेटी आती है, वो कमेटी आती है, बेचारा वो कमेटी दिमाग में रखती है, इसके ऊपर फटाफट आरोग्य योजनी चंद्रप्रभा पद्धति गाना कृपल आदि जब आप उसको कोई लेना देना नहीं। उसी पेशेंट से आप मीठा बोलेंगे, बोलते हैं उसकी प्रकृति कौन सी होगी, उसमें कौन सा धातु सार है, उनसे कौन से शोधक बिगड़े हुए हैं, उनसे कौन सी कला बिगड़ी हुई, आप उससे कपड़े मारते रोज पढ़ते जाए, उसको भी लगेगा अरे साला वो जो एचओडी है वो कुछ काम में उसको कुछ आता नहीं। हमारे जो वारी करके प्रिंसिपल थे, ये जो राउंड में मारता था 10 रुपए को 4 से 6 के दरमियान राउंड मारता था, या 3 से 4 अन्ना जी के पास जाना है तो फिर मेस में जाके फिर आता था, 2:30-3 बजे पेशेंट की नींद हो जाती थी, 3 बजे में राउंड मारता था। और बाद में इतना मेरा डेयरिंग बैठ गया था कि जो ये लोग क्या करते थे, एडमिट पेशेंट को गंदर वायरती देते थे या कोई दवाई आरा रोज कपिला देते थे, उससे कोई संडास होती नहीं थी, क्योंकि एडमिट पेशेंट लेटर है 4 की
मेहमान या कोई देखने आता था, गप्पे मारता रात दिन, हालचाल ही नहीं। हम उसको सवेरे 6 बजे उठा देते, सवेरे 6 बजे उठना है, एक बस्ती देना है और फिर तेरा काम करना है। समझो सर राउंड मारने आएंगे तो उनको बताना है कि कल से आज अच्छा लग रहा है, आज से परसों अच्छा लग रहा है। और उनको क्या लगता था, मेरी आदत गंदर वाटने किसी को अच्छा लग रहा है, तो उस हिसाब से सर को देखा उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन में गए, उन्होंने वो कहा वो जो डॉक्टर आते हैं रोज दोपहर को राउंड मारने के लिए, वो 2 दिन से आ रहे हैं, उनको कोई तकलीफ हो रही है बोले। तो फिर उन्होंने ढूंढा कि कौन सा डॉक्टर दोपहर को इसका राउंड मारने आता है। दवाई देने का तरीका सेकंड ईयर में था, तो फिर आपको सेकंड ईयर में वैसे शास्त्र रहता है, फिर सब कुछ सामने रखती है, कौन सी योगराज है, कौन सी रास्ते आप बता सकते हैं क्या, कौन सी सीजनाल है, सब काले काले दिखते हैं। आप 40 पेशेंट को रोज उन्होंने लिखी हुई दवाई कंपाउंडर जो रहता है, वो जो हमारी सिस्टर रहती है, उसको बोलते तू मत निकालो। हम पढ़ते थे, हम उसको उसका राउंड पूरी बांधने का तरीका, फिर उसके कौन पे जाना है, उसको सब दवाई कैसे लेनी समझाना है, ये हम करके देखे तो वो बताते थे पेशेंट को, तुम जाके बताना है दवाई कैसे लेनी। उससे क्या हुआ कि उनका जो प्रोटोकॉल था कि कामला वाला पेशेंट आया तो ये आरोग्य में देते हैं, कुमार यासव देते, पुनर्नवासव देते, उन्होंने क्या क्या दिया, दवाई देते देते हमारा पाठ हो जाता था, बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं। और फिर कॉन्फिडेंटली अभी आज प्रभाकर पवार सर आए थे, तो उन्होंने वो का कॉमन हर मास्टर का एक प्रश्न रहता है ना, 1 किलो आरोग्य बढ़ाने के लिए तुम कितनी कितनी द्रव्य लेंगे, ऐसा उनका कॉमन प्रश्न। आज भी उनको पूछेगी तो वही प्रश्न आपको एग्जाम में मुझे पूछा था, सब ने उनको 1 किलो में वो सब ग्राम मिलीग्राम करके दिया था। और फिर जब मैं गया तो मैंने उनको साफ बता दिया, मैं 1 किलो आरोग्य बनाऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं बनाऊंगा, तो ये भाग है, इसका ये भाग है, इतने भाग है, इस भाग दिमाग के रखे। मैं आयुर्वेद का वैद्य हूँ, इस भाग से ही इतनी आरोग्य इतनी बनाऊंगा, तुम्हें बनाऊंगा। तो उस दिन से आज तक उनको याद है, आज वो मेरे को नमस्कार कर रहे थे, ऐसे हालत, क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंस चाहिए तो फिर वो काम होगा। तो इस तरीके से आपने आरोग्य को हाथ ही लगाने फाइनल ईयर में जाके आप देखेंगे तो फिर उसका अच्छा बुरा रिजल्ट के ऊपर असर कैसे समझेंगे। लघु शिक्षक लाल लिखने के कार्य देखिए ये मामूल नहीं, फिर कैसे चलेगा। तो ये चीजें आपको करनी है, ये कोई भी टीचर करेगा नहीं। और मुझे तो क्या, अभी भी मैंने वो मुझे जो बोले लेक्चर लेना बंद कर दो कॉलेज वालों को, लड़के घर से पढ़ के आएंगे, पढ़ते हो कुछ उनको ये अड़चन नहीं तो सिर्फ प्रश्न पूछोगे, इतना ही लेक्चर लेना, इससे ज्यादा लेक्चर लेना नहीं। तो 12 घंटे उनको हॉस्पिटल में बिठाओ, तो ये आगे जाके आएगा कुछ भला होगा। उन्होंने सिर्फ मान ही रहे, कुछ करेंगे तो नहीं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है। लास्ट क्वेश्चन, जैसे हमारे कॉलेज में एक मैडम थे, एक ही श्लोक जो पढ़ाते थे, गीता हितम सुखम दुःखम आयुष्यम, जो कुशल मैडम थे वो। और जो अभी जो अपकमिंग जो टीचर्स होते हैं, उन्होंने जैसे आज ही मैं केडी के आयुर्वेद कॉलेज के पंचकर्म विभाग के अंदरमन के प्रोफेसर, वो भी पंचकर्म के इंटरेस्टेड है बहुत। और यहाँ पे जो डॉक्टर कोडू मैडम है गोरी कॉलेज के, वो भी पंचकर्म का प्रचार और प्रसार कुछ समय पहले वो नाना क्या करे थे। और जो अभी प्रोफेसर जो हेरिडर है, लेक्चरर है, उन्हें काफी आयुर्वेद के प्रति एक रुचि देखने में आई है। और एक दादा लास्ट क्वेश्चन हमारे मन में है, उसमें और एक चीज बता देता हूँ आपको। एक ही लेक्चर बार बार एक दिन मैंने समझो यही लेक्चर आपको रोज दिया तो मैं खुद बोर हो जाऊंगा। ये जो टीचर लोगों को जब सिलेबस के लोग देते हैं तो बेचारे वो वही एनाटॉमी सिखा सिखा के और क्या अलग करेंगे। लेकिन उसी टीचर को आपने लेक्चर के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट देके भाषण करने को बोला, तो उसके जो कंसेप्ट रहते हैं, उनका जो पढ़ाई रहती है, उसमें वो अलग अलग तरीके से उसको आपको आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आपने वो चीज पढ़ी नहीं रहती, आपने वही पढ़ा रहता है। आप लेक्चर टीचर भी बोलते हैं अरे रोज क्या करूँ, रोज की
मुमकिन है, धातु साथ है, मल नींद है, वो रोज पढ़ाएंगे। और ये पढ़ाने की क्या जरूरत है, आप पढ़ सकते हैं। आपको उसमें दोष, इनमें कौन से दोष में अड़चन है, आप उतना पढ़ाओ, ना उनकी टीका वीका सब एमडी होता है, पीएचडी होते हैं, तो उल्टा उसके जो ज्यादा नॉलेजेबल प्रक्रिया है वो आपको मिलती ही नहीं। और आप पूछते जाते हैं, ऐसे वक्त जाते हैं जब कोई दिन प्रिंसिपल और टीचर का झगड़ा होता है, तब वो बेचारा तुमको हटा लेता है, तो वो भी ध्यान रखें। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आनंद की बात है कि हमारी चिन्मयी जोशी जो कि एमडी कर रही है वो भी आई है, प्रवीण दादा की लड़की है, और सभी वैद्यों के और विद्यार्थियों की तरफ से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दादा। जैसे आपके जो क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, जैसे आरएडी के स्टूडेंट रहते हैं और बाकी जो स्टूडेंट है 10, 20 या 30 के संख्या में रहते हैं, और जो इतना मॉक है और आगे भी और मॉक बढ़ने वाला है, तो इनको अगर आना है आपके चिकित्सालय में 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए, तो कुछ सुविधा हो सकती है, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ रही है, और इसके लिए आप कुछ मार्गदर्शन करते तो अच्छा। अभी हमारे पास किसने भी आना नहीं है, अभी जो दूसरी पीढ़ी है, बाकी बहुत सारे बच्चे उसके पास बहुत, मैंने कम से कम 22-23 सेंटर ऐसे कि जहाँ आप पढ़ने जा सकते पूरे मार्केट, उससे भी ज्यादा भी पढ़ने वाले अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। वहाँ जाना है, वहाँ से जो मिलेगा वो काम करके आपको आगे जाना है, वहाँ से काम करके आगे जाना है, इतना काम करते जाएंगे तो ठीक है। हमारे यहाँ पहले फोन करके आपको विशिष्ट महीने में आपको बुलाया, आप बताइए कौन से महीने में आना है, हम उसको एडजस्ट करके आपको बता दें। 1 महीने का हम वहाँ रहने की व्यवस्था करते हैं, 1 महीने में जो हमारे पास है वो देने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे पास ही आएगा ऐसा हम बोलते नहीं। हमारे पास आने के बाद जैसे मैंने बताया कि आप अलग अलग वैद्यों के पास अलग अलग चीज देखने जाएंगे, उसमें जो चीज आपको अच्छी लगे वो आपको आत्मसात करेंगे। हमारे यहाँ पास हम कोई बहुत बड़ा शास्त्र सिखाते नहीं, हम सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए वो 1 महीने का कोर्स करते हैं कि आपको आयुर्वेद के प्रति या शास्त्र के प्रति आप मोटिवेट हो, इसमें रिजल्ट मिल सकते हैं, इसमें पैसे मिल सकते हैं, इसमें पेशेंट आपको दुआ दे सकता है। जो हमारे वहाँ जो वैद्य रहते हैं, पसीना निकाल के घर पे कोई लड़की बशी पुष्टि नहीं और भांडा घासती नहीं, वहाँ बेचारी एनिमोपाट जब उठाती है और वो मन लगा के वाप देती है, तो जिसको वाप देती है वो पेशेंट क्लिनिक में आके बोलता है ये लड़की ने बहुत अच्छा, आज मेरे को अच्छा किया, मुझे को फायदा हुआ है, ये दुआ बहुत अच्छा लगा। मन लगा के कहीं भी आप जाओ, मन लगा के काम करो तो आपको रिजल्ट मिल जाए। ऐसे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे व्यक्ति जहाँ आप काम कर सकते हैं, अलग अलग प्रक्रिया आप दे सकते हो, उस हिसाब से उसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आप उसका इस्तेमाल आपकी प्रैक्टिस में कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया न झड़ने वाली है। अभी भी मैं जहाँ जाता हूँ, अभी मैं यहाँ किसके पास गया था, अग्निकर को तिवारी करके उसकी दवा करने गया, उसने जो प्रेजेंटेशन था उसके दवा करने का बहुत बढ़िया उसने किया, उससे हमको सीखने को मिली। उसको कोई 2 चीजें हमने बताई, उसने 4 चीजें हमको बताई, यानी सीखने की प्रक्रिया बंद नहीं रही, कंटिन्यू चालू है। इस तरीके से काम किया तो बोलो। धन्यवाद प्रवीण दादा, आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। और जैसे पुराने जमाने में तद्विद्य संभाषा होती थी, जैसे एक पर्वत के नीचे सब एक जगह बैठते थे, जैसे आज